नमस्कार, द रियल स्टडी में आपका स्वागत है। अभी का ये वन शॉट मैथ्स लर्निंग को आसान और समझ आधारित बनाने के लिए है। बिल्कुल। यहाँ हम पेडागोजी बेस्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अप्रोच का उपयोग करेंगे, जिससे फॉर्मूले सिर्फ याद नहीं होंगे बल्कि उनका लॉजिक भी समझ आएगा। राइट। और जब लॉजिक समझ में आता है तो मैथमेटिक्स अलग अलग फॉर्मूलाज का संग्रह नहीं लगता, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स की कंटिन्यूअस मैथमेटिकल जर्नी बन जाता है। एकदम सही बात है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम किस टॉपिक को कब और कैसे पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे त्रिभुज से। हाँ, त्रिभुज ज्यामिति की सबसे बुनियादी आकृति है। जब दो त्रिभुज जुड़ते हैं तो आयत बनता है और यहीं से चतुर्भुजों की दुनिया शुरू होती है। और आयत को थोड़ा झुकाओ तो समांतर चतुर्भुज और उसकी सभी भुजाएं बराबर कर दो तो समचतुर्भुज बन जाता है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे बहुभुज की भुजाएं बढ़ती जाती हैं, आकृति गोल होती जाती है और अंत में पहुंचते हैं वृत्त पर। और यहीं से हम 2D से 3D की दुनिया में कदम रखते हैं। आयत को ऊपर उठाओ तो बन जाता है घनाभ, वर्ग को ऊपर उठाओ तो बनता है घन। राइट। और आयत को रोल करो तो बनता है बेलन, त्रिभुज को घुमाओ तो बनता है शंकु और वृत्त को घुमाओ तो बनता है गोला। अब जरा बेलन यानी सिलेंडर को समझते हैं। ये कोई नई आकृति नहीं है, ये तो आयत ही है, बस उसे रोल कर दिया गया है। ऐसे सोचिए, एक कागज लो, सीधा रखा है तो वो आयत है। हाँ, और उसी कागज को रोल कर दो और वही बन जाता है बेलन। अब इसका फॉर्मूला भी इसी कहानी को फॉलो करता है। आयत की लंबाई यानी L घूमकर बन जाती है बेलन के आधार का घेरा, जो 2πr होता है। और आयत की चौड़ाई यानी B वही की वही रहती है, यानी ऊंचाई H। इसलिए संबंध बिल्कुल साफ है। रेक्टेंगल का एरिया बराबर L मल्टीप्लाइड बाई B। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर 2πr मल्टीप्लाइड बाई H, यानी L मल्टीप्लाइड बाई B बन जाता है 2πrh, जो हुआ 2πrh। मेंसुरेशन एक कनेक्टेड मैथमेटिकल चेन है। बिल्कुल सही कहा। अब इस पूरी मैथमेटिकल जर्नी में हम हर शेप के साथ एक गहरा लॉजिकल कनेक्शन जोड़ेंगे, जो पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझा दे और लंबे समय तक याद रहे। हाँ, और हम सिर्फ सुनकर नहीं समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को 3D विजुअलाइजेशन के साथ देखेंगे और उसे रियल फिगर्स और ऑथेंटिक डायग्राम से जोड़ेंगे। जहां भी कंफ्यूजन होगा वहीं रुककर उसे क्लियर करेंगे और हर क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर समझेंगे, ताकि इस पूरे वन शॉट के बाद मेंसुरेशन आपको एक कनेक्टेड मूवी की तरह याद रहे, जहां हर शेप अगली शेप से जुड़ी हो। यानी अब मैथ रटने का विषय नहीं बल्कि समझने का विषय बन जाएगा। खैर, काफी भूमिका हो चुकी है, तो चलिए अब इस मैथमेटिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल की नींव से। बिल्कुल। और इस ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की दुनिया में कदम रखते ही जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि आखिर ये त्रिभुज यानी ट्रायंगल इतना खास क्यों है। सही बात है। मतलब एक बिंदु है जिसका कोई आयाम नहीं होता, उसे खींचा तो एक रेखा बन गई। और जब तीन बिंदु जो एक सीधी रेखा में ना हो आपस में जुड़ते हैं तो एक बंद आकृति बनती है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और यही ट्रायंगल अगर हम बाहर निकलकर किसी विशाल गगनचुंबी इमारत के ढांचे को ध्यान से देखें या फिर हावड़ा ब्रिज जैसे किसी लोहे के विशाल पुल को निहारें तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आता है। हाँ बिल्कुल। वहां हमें चौकोर आकृतियां यानी स्क्वायर्स या आयत नहीं दिखते, पूरे के पूरे ढांचे में सिर्फ ट्रायंगल्स का ही जाल बिछा होता है। ये एक बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन है, और ऐसा क्यों है इसे एक छोटे से प्रयोग से समझा जा सकता है। अच्छा? हाँ, अगर हम चार लकड़ियों को आपस में कील से जोड़कर एक चौकोर ढांचा बनाएं, मान लेते हैं एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाएं, और फिर उसके किसी एक कोने पर हल्का सा भी धक्का दें तो क्या होगा? वो ढांचा तुरंत पिचक जाएगा। लकड़ियां नहीं टूटेंगी लेकिन उनके बीच के कोण बदल जाएंगे। एकदम सही। एक सीधा खड़ा आयत अचानक से एक झुकावा ढांचा बन जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ तीन लकड़ियों को जोड़कर एक त्रिकोणीय ढांचा बनाएं और फिर उस पर चाहे जितना भी जोर लगा लें, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। बिल्कुल, वो तब तक नहीं दबेगा जब तक कि वो लकड़ियां ही बीच से न टूट जाएं। और इसी सटीक विजुअलाइजेशन के पीछे जो भौतिकी और गणित का नियम काम करता है उसे हम रिजिडिटी यानी कठोरता कहते हैं। ये ट्रायंगल 2D आकृतियों के परिवार का सबसे जिद्दी और कठोर बच्चा है। एक स्टबन ब्लॉक की तरह। हाँ, एक स्टबन ब्लॉक
जब हम किसी चौकोर ढांचे पर दबाव डालते हैं तो उसके पास अपने कोण बदलने की आजादी होती है, लेकिन ट्रायंगल के पास ये आजादी नहीं है। मतलब भुजाओं की लंबाई बदले बिना इसके कोण बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के अपना वजूद, अपना आकार बनाए रखने की इसकी यही जिद्दी ताकत इसे पूरी ज्यामिति का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। तो अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये जिद्दी ढांचा काम कैसे करता है। अब इसी से जुड़ता हुआ हमारा अगला पड़ाव आता है कि इस छोटे से लेकिन बेहद महत्वपूर्ण परिवार को समझा कैसे जाए। इस परिवार को गहराई से समझने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 अलग-अलग चश्मे पहनने पड़ते हैं। 2 चश्मे? मतलब एक साइड से और एक एंगल से। हाँ, पहला चश्मा है भुजाओं यानी साइड्स का। इस चश्मे से हम सिर्फ लंबाई देखते हैं कि क्या तीनों भुजाएं अलग हैं या 2 बराबर हैं या फिर तीनों बिल्कुल बराबर हैं। और दूसरा चश्मा है कोनों यानी एंगल्स का, जिससे हम झुकाव देखते हैं। एकदम। इसमें हम देखते हैं कि क्या सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं या एक ठीक 90 डिग्री का है या कोई कोण 90 डिग्री से भी बड़ा है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही त्रिभुज को हम 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देख सकते हैं। एक तरफ लंबाई का पैमाना और दूसरी तरफ झुकाव का पैमाना। यह एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। अच्छा, वो कैसे? अक्सर ये सोच लिया जाता है कि ये दोनों वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग-अलग आकृतियों के लिए हैं, लेकिन सच ये है कि हर एक त्रिभुज इन दोनों श्रेणियों में एक ही वक्त पर आता है। ओह, इसका मतलब वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को ठीक से समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। जब भी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की बात उठती है तो याद रखना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल विषम बाहु भी हो सकता है, जैसे 3, 4 और 5 लंबाई वाला त्रिभुज, जिसके तीनों साइड्स अलग हैं पर एक कोण 90 डिग्री है। सही पकड़ा। और वही समकोण त्रिभुज समद्विबाहु भी हो सकता है, जैसे 1, 1 और √2 लंबाई वाला, जिसमें 2 साइड्स बराबर हैं। ये सिर्फ देखने का नजरिया है, आकृति को बांटने का कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं। अब ये क्लियर है कि हम इनको कैसे देखते हैं, तो चलिए अब हम सबसे पहले उस ट्रायंगल को समझेंगे जो रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलता है, जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ है, राइट? हाँ, जहां सब कुछ अलग होता है। सही दिशा में सोचें। इसे हम कहते हैं स्केलीन यानी विषम बाहु। विषम बाहु नाम से स्पष्ट है, जहां कोई भी भुजाएं या कोण आपस में बराबर ना हो, सब अलग। सब अलग। तो इसको दिमाग में बैठाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है इस शब्द की ध्वनि को पकड़ना। स्केलीन यानी स्केल इन। स्केल इन? वो कैसे काम करता है? स्केलीन यानी स्केल इन। स्केल इन करो हर साइड पर, क्योंकि सब अलग है। एक ही स्केल से काम नहीं चलेगा। जैसे किसी परिवार में 3 अलग-अलग स्वभाव वाले भाई बहन होते हैं, जिनकी ऊंचाई, वजन, सोच सब बिल्कुल अलग होती है। ठीक वैसे ही स्केलीन ट्रायंगल की हर भुजा और हर कोण का अपना अलग अस्तित्व होता है। एकदम सही। हर साइड पर अलग से स्केल इन करना पड़ता है। और इस विषम बाहु का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का तरीका बड़ा ही चमत्कारी है। चलिए इसे एक विजुअल कहानी की तरह देखते हैं, बिना किसी फॉर्मूला को रटे हुए। बिल्कुल। एक विषम बाहु त्रिभुज की ठीक वैसे ही एक कार्बन कॉपी काट लीजिए। अब उस दूसरी कॉपी को 180 डिग्री घुमा दीजिए और पहली वाले की ठीक ऊपर जोड़ दें। हाँ, आधार यानी बेस से जोड़ दीजिए। पता है क्या बनेगा? वो तुरंत एक पूरा समानांतर चतुर्भुज या आयत यानी रेक्टेंगल का रूप ले लेगा। अरे वाह, ये तो सीधा विजुअलाइज हो रहा है। अब हमें पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा यानी L × B होता है। तो क्योंकि हमने 2 बराबर त्रिभुज जोड़े थे, एक अकेले त्रिभुज का क्षेत्रफल उस आयत का ठीक आधा होगा, यानी ½ × बेस × हाइट। तभी ध्यान में रखा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान, आधा लो आयत का विधान। ये विजुअल मैकेनिज्म बिल्कुल सटीक है, लेकिन चलिए इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं। असली दुनिया में आधार यानी बेस तो आसानी से मिल जाता है, पर ऊंचाई नापना हमेशा आसान नहीं होता। हाँ, जैसे मानो कोई उबड़-खाबड़ खेत है या कोई पहाड़ी जमीन है जहाँ सीधे 90 डिग्री पर ऊंचाई निकालने का कोई तरीका नहीं है, वहाँ ये आयत वाला कॉन्सेप्ट तो फंस जाएगा। वहीं पर हीरोज फॉर्मूला काम आता है। हीरो यानी हीरो जो बिना ऊंचाई के भी एरिया निकाल ले। लेकिन एक सेकंड, बिना ऊंचाई के क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है? ये तो ज्यामिति के बेसिक नियम को तोड़ने वाली बात लगती है। इसका लॉजिक छिपा है परिमाप यानी बाउंड्री में।
इस फॉर्मूला को रटने के बजाय इसकी मैकेनिज्म देखिए। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर यानी एस। सोचो, एक खेत के चारों तरफ चल रहे हैं, वो पूरा पेरीमीटर है। अगर ठीक आधी दूरी तय की जाए तो वो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप बनता है। सही कहा। अब एरिया निकालने के लिए एक अंडररूट के अंदर इस अर्ध परिमाप एस को रखते हैं और फिर इस एस में से हर एक भुजा को घटाकर जो अंतर आता है उन्हें आपस में गुणा कर देते हैं। मतलब बिना ऊंचाई के सिर्फ पेरीमीटर के आधे हिस्से की ताकत से ये फॉर्मूला एग्जैक्ट एरिया निकाल लेता है। क्योंकि किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल उसकी बाउंड्री की लंबाई पर पूरी तरह निर्भर करता है। और इस अर्थ परिमाप यानी एस की ताकत सिर्फ एरिया तक सीमित नहीं है। यहाँ से कुछ और बेहद दिलचस्प ज्योमेट्रिक रिलेशन जुड़ते हैं, जैसे इन रेडियस यानी इनर राजा, जो त्रिभुज के अंदर एक ऐसी गोल दुनिया बनाता है जो तीनों भुजाओं को अंदर से छूती है। हाँ, और इस इनर राजा का लॉजिक देखिए। अगर अंदर वाले सेंटर से त्रिभुज को 3 छोटे त्रिभुजों में बांट दिया जाए तो उन सभी का एरिया मेन एरिया के बराबर होगा। और यहीं से रिलेशन बनता है कि इनर राजा आर सीधा एरिया को सेमी पेरीमीटर एस से भाग देने पर मिलता है। सही पकड़ा। और दूसरी तरफ होता है सर्कम रेडियस यानी सर्कल किंग। यह त्रिभुज के बाहर बाहर घूमकर तीनों कोनों को छूता है। और सर्कल रेकिंग बनता है तीनों भुजाओं के गुणा को एरिया के 4 गुने से भाग देने पर, है ना? यानी R बराबर ABC/4 डेल्टा। एकदम। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में लंबाई और क्षेत्रफल का एक ऐसा बैलेंस है जो आगे पूरी ज्योमेट्री में बार बार दिखाई देगा। अब तक हमने स्केलिन को समझा, जहां सब कुछ अलग था, बिखरा हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हो अगर 2 भुजाएं बिल्कुल बराबर हो जाएं? तो वहां से प्रवेश होता है एक नई और थोड़ी सुलझी हुई दुनिया का, जहां सिमेट्री यानी समरूपता जन्म लेती है। इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु कहते हैं, 2 बराबर एक अलग। और इसे दिमाग में फिट करने के लिए फिर से वही ध्वनि वाला तरीका अपनाते हैं। आइसोसेलेस यानी आइस स्लाइस, आइसोसेलेस यानी आइस स्लाइस। जैसे एक आइस स्लाइस को बीच से एकदम सीधा काटो तो 2 बिल्कुल बराबर राइट ट्रायंगल्स मिलते हैं। ये सिमेट्री की ताकत ही ऐसी है। अगर एक सस्पेंशन ब्रिज को देखा जाए तो उसकी 2 बड़ी केबल दोनों तरफ बराबर लंबाई और बराबर टेंशन के साथ जुड़ी होती हैं। तभी बीच का रास्ता बिल्कुल सीधा और मजबूत रहता है। वहीं ठीक समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। एकदम बढ़िया उदाहरण। और जब इस सस्पेंशन ब्रिज जैसी आकृति में सबसे ऊपर के पॉइंट से एक सीधी ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड नीचे आधार पर गिराई जाती है तो वो ऊंचाई बेस को ठीक 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की भुजाएं बराबर हैं तो दोनों तरफ का झुकाव भी बराबर होगा। बिल्कुल। और जब वो सीधी ऊंचाई ठीक 90 डिग्री पर गिरती है तब वहां जन्म लेता है पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मौका। उस बेस के आधे हिस्से ऊंचाई और लंबी भुजा को मिलाकर एक पाइथागोरस इक्वेशन बनती है, जहां से आइसोसेलेस की ऊंचाई h निकल आती है। यानी h बराबर होता है ½ (4a²-b²). इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम को इमेजिन करना है, जहां हाइपोटेन्यूस a है और बेस b/2 है। सही कहा। लेकिन क्या इस सिमेट्री का कोई और जादुई रूप नहीं हो सकता? अगर हम इस आइसोसेलेस में एक ठीक 90 डिग्री का एंगल जोड़ दें तो क्या होगा? मतलब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण की बात हो रही है। हाँ, ये तो और भी अद्भुत है, क्योंकि अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये असल में एक पूरे वर्ग यानी स्क्वायर का ठीक आधा हिस्सा होता है। एक वर्ग जिसकी सभी कोण 90 डिग्री हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं। और जब उसे डायगोनल यानी विकर्ण से काटते हैं तो अनुपात 1.1/√2 बन जाता है। यानी अगर बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनियस ऑटोमेटिकली √2 बन जाता है। ये रिलेशन किसी जादू से कम नहीं है। अभी हमने सिमेट्री का असर देखा और उसे 90 डिग्री के साथ मिक्स किया, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर एक त्रिभुज का मुख्य आधार ही एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, जिसमें बराबर भुजाओं की शर्त ना हो, तो ज्योमेट्री में क्या बदलाव आएगा? ये तो सीधा ट्रिग्नोमेट्री और 3D आकृतियों को जन्म देने वाली बात हो गई। इसे हम कहते हैं राइट ट्रायंगल यानी समकोण, 90 डिग्री का राजा। बिल्कुल। 90 डिग्री का ये राजा ज्यामिति का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सदस्य है, क्योंकि इसके कोर में है पाइथागोरस। और इसको याद रखने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। पाइथागोरस का पकवान h² में p² b² का निवारण। वाह! हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर रूपी पकवान में
परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर को पकाया गया है। ये मैथमेटिकली भी इसलिए सच है क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर सेट होता है। और इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई निकालने का एक चमत्कारी नियम और है। जब हम इसके 90 डिग्री वाले कोण के ठीक सामने वाली लंबी भुजा यानी हाइपोटेन्यूज पर एक एल्टीट्यूड यानी लंब गिराते हैं, तो वो कितना लंबा होगा? उसकी लंबाई m निकालने का सीधा मैकेनिज्म है। परपेंडिकुलर और बेस को गुणा कीजिए और उसे हाइपोटेन्यूज से भाग दे दीजिए, यानी m बराबर p इंटू b डिवाइडेड बाय h। ये सीधा एरिया को दो अलग तरीकों से नापने का नतीजा है। सही बात। और इस 90 डिग्री के राजा के बारे में एक और रहस्य है जिसे सर्कम रेडियस यानी सर्कल किंग कहते हैं। इसके लिए भी एक बड़ा आसान शाब्दिक ध्वनि है। वो क्या है? राइट एंगल का राजा कर्ण का आधा है सर्कम रेडियस। लेकिन ये रेडियस अचानक से कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का आधा क्यों हो गया? बाकी त्रिभुजों में तो इतने लंबे चौड़े फॉर्मूला लग रहे थे। इसका लॉजिक क्या है? इसका पूरा लॉजिक थैलेस थ्योरम में छिपा है। एक वृत्त यानी सर्कल को इमेजिन कीजिए। उस वृत्त के ठीक बीच से गुजरने वाली सबसे लंबी रेखा यानी डायमीटर को लीजिए। अच्छा, तो थैलेस थ्योरम साबित करता है कि उस डायमीटर के दोनों छोरों से वृत्त के किनारे पर कहीं भी अगर कोई पॉइंट जोड़कर त्रिभुज बनाया जाए तो वो कोण हमेशा ठीक 90 डिग्री का ही होगा। एकदम सही। और क्योंकि एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता ही है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब बाहर एक सर्कल बनाएंगे तो उसकी सबसे लंबी भुजा यानी हाइपोटेनस उस सर्कल का डायमीटर बन जाएगी। और हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। इसीलिए राइट ट्रायंगल का सर्कम रेडियस ठीक हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। बिना किसी कैलकुलेशन के जवाब मिल जाता है। ये ज्यामिति की समझ का असर है। ये तो वाकई में एक आहा मोमेंट है। और यहीं पर मीडियन यानी मिड में इन करने वाली लाइन, इसका कॉन्सेप्ट भी आकर जुड़ता है। हाँ, जब हम राइट ट्रायंगल या किसी भी त्रिभुज में भुजाएं और उन पर डाली गई ऊंचाइयों का आपस में अनुपात देखते हैं तो एक जबरदस्त रिलेशन निकलता है। भुजाओं की लंबाई ठीक ऑपोजिट होती है उनकी ऊंचाइयों के, यानी a:b:c बराबर होता है 1/h1:1/h2:1/h3 के। और इसका विजुअल लॉजिक क्या है? ये कोई रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। त्रिभुज का टोटल एरिया तो उतना ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी तरफ से देखा जाए। तो अगर भुजा बहुत लंबी होगी तो उस एरिया को मेंटेन रखने के लिए ऊंचाई को छोटा होना ही पड़ेगा। और अगर भुजा छोटी होगी तो वहां से त्रिभुज को लंबा उठना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल बराबर रहे। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ये ज्यामिति का बैलेंस है। अब तक हमने 90 डिग्री की पावर को समझा और स्केलिन के बिखराव के बाद आइसोसेलेस की थोड़ी बहुत सिमेट्री की खूबसूरती देखी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हो अगर किसी त्रिभुज में हर एक चीज, हर एंगल, हर साइड ठीक बिल्कुल बराबर हो जाए? फिर तो ज्यामिति का रूप ही बदल जाना चाहिए। तो हम पहुंचते हैं ज्यामिति के एक असली अद्भुत रूप पर। इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, सब बराबर। ये एक ऐसी आकृति है जहां कोई भेदभाव नहीं है। न कोई भुजा दूसरी से लंबी है, न कोई कोण दूसरे से छोटा है। तीनों कोण ठीक 60 डिग्री पर फिट होते हैं। क्योंकि पूरे 180 डिग्री को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इसे दिमाग में उतारने के लिए सुनिए, इक्विलैटरल यानी इक्वल ऑल। इक्विलैटरल यानी इक्वल ऑल, जहां हर हाइट, हर मीडियन एक ही लाइन पर चलते हैं। एक समद्विबाहु में सिर्फ एक लाइन ऐसी थी, लेकिन यहाँ हर तरफ से वही चमत्कार होता है। जो रेखा ऊंचाई बनकर ऊपर से गिर रही है, वही आधार को आधा काट रही है। और वही ऊपर वाले कोण को ठीक 30-30 डिग्री के 2 हिस्सों में बांट रही है। और इस इक्वल ऑल का फॉर्मूला भी काफी यूनिक है। जब पाइथागोरस लगाकर हाइट निकाली जाती है तो एरिया आता है √3/4a²। लेकिन इसके रेडियस का रिलेशन बाकी किसी भी आकृति से ज्यादा आश्चर्यजनक है। यहाँ इनर राजा यानी R और सर्कल किंग यानी R के बीच एक सीधा सा रिश्ता बनता है। इनर राजा ठीक सर्कल किंग का आधा होता है, यानी R = R/2। और इसका कारण ये है कि अंदर का इन सेंटर, बाहर का सर्कम सेंटर और सारे सेंटर ठीक एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। ये सिमेट्री का सबसे एक्सट्रीम लेवल है। एकदम सटीक। लेकिन इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ऐसी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो आमतौर पर किसी और में नहीं मिलती,
एक बिल्कुल चमत्कारी कनेक्शन। करते हैं। अगर किसी इक्वल ऑल त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं भी, जरूरी नहीं कि सेंटर में, कहीं भी एक बिंदु रख दिया जाए और उस पॉइंट से तीनों भुजाओं की तरफ सीधे लंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाएं, तो उन तीनों परपेंडिकुलर्स की लंबाई को अगर जोड़ दिया जाए यानी P1 + P2 + P3, तो वो हमेशा उस त्रिभुज की टोटल हाइट h के ठीक बराबर होगा। और इसके पीछे का क्यों क्या है? ये ऐसे ही तो हवा में नहीं हो रहा होगा। इसे ऐसे सोचा जा सकता है, जब उस अंदर वाले बिंदु से त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ा जाता है तो उस बड़े त्रिभुज के अंदर 3 छोटे त्रिभुज बन जाते हैं। इन तीनों छोटे त्रिभुजों का बेस ठीक वही है जो बड़े त्रिभुज का है, क्योंकि सभी भुजाएं a लंबाई की हैं। बिल्कुल। अब पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया इन तीनों छोटे त्रिभुजों के एरिया के जोड़ के बराबर होना ही चाहिए। और जब हम इक्वेशन रखते हैं जहां सबका बेस a कॉमन होके कट जाता है, तो बच जाता है सिर्फ उनका लंबाई वाला रिलेशन। यानी उन 3 छोटे परपेंडिकुलर्स का टोटल मेन त्रिभुज की हाइट के ठीक बराबर होता है। इसे ध्यान में रखना भी आसान है। P1 + P2 + P3 का जोड़ ऊंचाई के बराबर होगा। चाहे उस बिंदु को अंदर कहीं भी घुमाया जाए, इन तीनों का टोटल हमेशा उतना ही बनेगा। अब हम इस ज्यामिति के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां इन सभी बिखरे हुए डॉट्स को कनेक्ट करना है। अभी तक हमने देखा कि सफर शुरू हुआ था स्केलिंग के बिखराव से, जहां हर भुजा अलग थी, हर कोण अलग था, पर फिर भी उसने खुद को हीरोज फॉर्मूला से जिंदा रखा। फिर धीरे धीरे सिमेट्री आई आइसोसेलेस के रूप में, जहां 2 चीजें बराबर हुईं और पाइथागोरस का प्रवेश हुआ। फिर हमने देखा राइट एंगल का 90 डिग्री वाला राजा, जिसने पूरे थेल्स थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री का रास्ता खोला। और आखिर में इक्विलैटरल की पूर्णता यानी इक्वल ऑल, जहां सब कुछ ठीक एक समान हो गया और ज्योमेट्री अपने सबसे परफेक्ट रूप में आकर खड़ी हो गई। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के इन दोनों चश्मों से हमने इन चारों आकृतियों के क्यों और कैसे को भली भांति परख लिया है। अब ये पूरी तरह क्लियर है, तो अगला सवाल उठता है कि इन सब का आगे क्या काम? क्यों समझ रहे हैं हम इनको इतनी बारीकियों से? एक 2D त्रिभुज का 3D दुनिया में क्या असर होता है? तो बात ऐसी है, जब इन्हीं त्रिभुजों को एक साथ जोड़ा जाता है तो नए आयाम खुलते हैं। इनको आपस में जोड़ने पर चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स का जन्म होता है, जैसे आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग। ये सब इन्हीं त्रिभुजों की बेस से मिलकर बने हैं। और जब इन्हीं 2D बंद आकृतियों को 3D स्पेस में घुमाया जाता है तो और भी बड़ा जादू होता है। एक आयत जब अपने एक्सिस पर तेजी से घूमता है तो वो बेलन यानी सिलेंडर बन जाता है। और वही राइट एंगल ट्रायंगल जब अपनी सीधी ऊंचाई पर घूमता है तो ठीक वही शंकु यानी कोन का रूप ले लेता है। ये छोटा सा त्रिभुज आगे के पूरे ब्रह्मांड की ज्यामिति का सबसे पहला बीज है। एकदम सही कहा। ज्यामिति की ये कहानी बिंदु यानी पॉइंट से शुरू हुई, रेखा यानी लाइन से होते हुए त्रिभुज पर आई, और यही त्रिभुज आगे आयत, सिलेंडर और कोन बनाएगा। सफर काफी दिलचस्प रहा है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। सोचिए, अगर एक आयत सिर्फ 2 त्रिभुजों को जोड़ने से बनता है और चतुर्भुज भी उन्हीं से बनते हैं और आगे चलकर 3D शेप्स भी इन्हीं से आकार लेते हैं, तो इसका मतलब? तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड की हर कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री, हर पहाड़, हर ग्रह की आकृति को सिर्फ एक छोटे से ट्रायंगल में तोड़ा जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिए। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के। जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक। सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट झट से कर दो कमेंट। अपना फीडबैक दो भाई, फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट। कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट। पीडीएफ मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप। अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के
चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के। भी हमने त्रिभुज यानी ट्रायंगल को समझा। हमने देखा कि कैसे एक विषमबाहु यानी स्केलन ट्रायंगल से लेकर समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल तक का सफर तय होता है। बिल्कुल, हर त्रिभुज का अपना एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व होता है। हाँ, और इन सब में एक सबसे खूबसूरत बात जो हमने सीखी वो ये कि दुनिया का कोई भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन अंततः त्रिभुजों में ही बंटता है। सही कहा, ज्यामिति का आधार हमेशा त्रिभुज ही रहता है। तो चलिए अब हम समझेंगे उस परिवार को जहां भुजाओं की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाती है। मेरा मतलब है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल। हाँ, अब हम ज्यामिति की इस यात्रा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और देखो, ये वो परिवार है जहां से असली विविधता यानी डाइवर्सिटी शुरू होती है। जरा हम छात्रों से कहें कि वे अपने आसपास देखें। जिस कमरे में हम बैठे हैं, जो स्क्रीन हम देख रहे हैं, या मान लीजिए जिस दरवाजे से हम कमरे में आए हैं, ये सब 4 भुजाओं वाली आकृतियां हैं। बिल्कुल, मानव सभ्यता ने अपनी पूरी दुनिया इन्हीं 4 भुजाओं के इर्द गिर्द खड़ी की है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों है? मतलब हमने घर गोल क्यों नहीं बनाए? क्योंकि जब भुजाएं 4 हो जाती हैं, तो एक स्थिरता आती है, कोण बदलने लगते हैं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस का एक पूरा नया खेल शुरू हो जाता है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि त्रिभुज अगर ज्यामिति की ईंट है, तो चतुर्भुज वो पूरी इमारत है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। तो इस चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल परिवार के सबसे पहले सबसे अनुशासित और व्यवस्थित सदस्य से शुरुआत करते हैं। आयत यानी रेक्टेंगल। आयत यानी रेक्टेंगल ज्यामिति की दुनिया का सबसे परफेक्ट नागरिक है। ये वो चतुर्भुज है जहां हर एक कोण बिल्कुल 90 डिग्री पे लॉक होता है। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एकदम सीधा, एकदम स्पष्ट। बिल्कुल। और इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका है। आयत यानी रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल टैग। अरे वाह, राइट एंगल टैग। हाँ, जैसे किसी भी नए प्रोडक्ट पर एक प्राइस टैग बिल्कुल फिक्स होता है, वैसे ही रेक्टेंगल में हर एक कोना 90 डिग्री के राइट एंगल टैग के साथ फिक्स होता है। कोई कोना हिल नहीं सकता। एकदम सटीक बात कही आपने। अब अगर हम इस आयत के अंदरूनी हिस्से यानी क्षेत्रफल या एरिया की बात करें, तो इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक खाली फर्श की कल्पना करें। मान लेते हैं मुझे अपने कमरे में नई टाइल्स बिछानी है। ठीक है, अब आपकी एक टाइल की कुछ लंबाई है, मान लेते हैं L। ऐसी कितनी टाइल्स आप एक लाइन में बिछा सकते हैं? और फिर वैसी ही कितनी लाइनें आप कमरे की चौड़ाई यानी B मतलब ब्रेड तक बिछा सकते हैं? बस इस L को B से गुणा कर दीजिए। मतलब L गुणा B। हाँ, और आपको मिल गया पूरे कमरे का क्षेत्रफल। ये तो बहुत आसान है। आयत का क्षेत्रफल आसान, लंबाई चौड़ाई गुणा, बस काम तमाम। बिल्कुल, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बस एक ग्रिड को भरना है। हट दूं, मेरा मतलब है एक कोने से लेकर ठीक सामने वाले कोने तक तो क्या होगा? जैसे ही आप वो लाइन खींचते हैं, हाँ, वो आयत तुरंत 2 बिल्कुल एक जैसे समकोण त्रिभुजों यानी कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल्स में बढ़ जाता है। अरे हाँ, मतलब हम घूम फिर कर वापस त्रिभुज पर ही आ गए। सही कहा। और अगर मुझे उस तिरछी लाइन यानी विकर्ण की लंबाई नापनी हो, तो मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा पाइथागोरस का नियम लगा सकता हूँ, जो हमने त्रिभुज वाले डीप डाइव में सीखा था। बिल्कुल, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका रूट, मतलब √L² प्लस B², आपको विकर्ण मिल जाएगा। शानदार। विकर्ण निकालना है तो L² प्लस B² का वर्गमूल लो भाई हो। और अब परिमाप यानी पैरामीटर की बात करते हैं। परिमाप मतलब बाउंड्री। अगर मुझे अपने आयताकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो मैं 2 बार लंबाई नापूंगा और 2 बार चौड़ाई, यानी 2 गुणा L प्लस B। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, लेकिन एग्जाम में रास्तों के सवाल भी आते हैं। मान लीजिए खेत के बाहर एक रास्ता बनाना है जिसकी चौड़ाई x है। तो बाहर का रास्ता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2x ब्रैकेट में L प्लस B प्लस 2x। और अगर रास्ता खेत के अंदर हो तो? अंदर है तो बस परिमाप में से वो हिस्सा घटाना होगा, यानी 2x ब्रैकेट में L प्लस B माइनस 2x। और अगर रास्ता बिल्कुल बीचों बीच क्रॉस करता हुआ हो? तो वो x ब्रैकेट में L प्लस B माइनस x हो जाता है। बहुत ही लॉजिकल है। समझ गया। लेकिन ज्यामिति सिर्फ 2D कागज पर नहीं रुकती। अब जरा इस आयत को 3D में खींचकर एक कमरा
यानी क्यूबॉइड बनाने की कल्पना करते हैं। आपने 2D परिमाप निकाल लिया, अब हम उसे ऊंचाई यानी हाइट दे रहे हैं। हाँ, और यहीं से पार्श्व पृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। मैं समझ गई अब किस तरफ इशारा कर रहे हो। छात्र अक्सर 2D परिमाप को 3D की 4 दीवारों के क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया से जोड़ना भूल जाते हैं। जब हम परिमाप 2(L+B को ऊंचाई h से गुणा करते हैं तो असल में क्या होता है? आप बस उस फर्श की बाउंड्री को पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे किसी 3D प्रिंटर में होता है। बिल्कुल, बाउंड्री को ऊंचाई दी और वो चारों दीवारें बन गईं 2(L+B गुणा h। और अगर छत भी जोड़नी हो तो बस इसमें LB और जोड़ दीजिए। ये विजुअलाइजेशन बहुत शक्तिशाली है। अब तक हमने आयत यानी रेक्टेंगल की बिल्कुल सीधी साधी और अनुशासित दुनिया को समझा, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर इस 90 डिग्री वाले सीधे साधे आयत को ऊपर से थोड़ा धक्का देकर झुका दिया जाए तो क्या होगा? जैसे आप उसे धक्का देते हैं, उसका वो राइट एंगल टैग टूट जाता है। कोण अब 90 डिग्री नहीं रहते। लेकिन आमने सामने की भुजाएं अभी भी एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल रहती हैं। और यहीं से जन्म होता है एक नई आकृति का, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। और इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पैरेललोग्राम यानी पैरेलल प्रोग्राम। पैरेलल प्रोग्राम, हाँ, जैसे कंप्यूटर में दो अलग-अलग पैरेलल प्रोग्राम एक साथ चलते हैं लेकिन कभी आपस में टकराते नहीं हैं, वैसे ही इस आकृति की आमने सामने की रेखाएं अनंत तक चलती हैं लेकिन कभी टकराती नहीं हैं। बेहतरीन एनालॉजी है। अब अगर आप एक रियल लाइफ उदाहरण देखें तो कोई पुराना स्लाइडिंग दरवाजा जो थोड़ा तिरछा हो गया हो, या किसी लोहे के पुल की तिरछी बीम संरचना, वो पैरेललोग्राम ही है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्योंकि हमने इसे धक्का देकर तिरछा कर दिया है, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका बदल जाएगा? अब तो हम सीधी लंबाई को चौड़ाई से गुणा नहीं कर सकते। तरीका बदलेगा लेकिन लॉजिक वही रहेगा। इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें। आपके सामने एक झुका हुआ समांतर चतुर्भुज है। हाँ, उसका बायां हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है और दायां हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। हाँ, दिमाग में आ रहा है। अब एक कैंची लें, जो बायां हिस्सा बाहर निकला हुआ है, जो एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, उसे एकदम सीधा लंबवत यानी वर्टिकल काट लें। ओके, काट लिया। अब उस काटे हुए त्रिभुज को उठाकर दाईं तरफ की खाली जगह में फिट कर दें। अरे वाह, वो तो वापस एक बिल्कुल सीधा आयत यानी रेक्टेंगल बन गया। बिल्कुल, और उस नए बने आयत का आधार यानी बेस वही पुराना आधार है। और जो सीधी रेखा हमने काटी थी वो उसकी ऊंचाई यानी हाइट है। इसीलिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीधा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या बात है। समानांतर का क्षेत्रफल सीखो, आधार लो, ऊंचाई से गुणा करो, और इसका परिमाप अभी भी 2(A+B ही रहता है। और मुझे पता है कि पैरेललोग्राम का इस्तेमाल सिर्फ ज्यामिति में नहीं बल्कि भौतिकी यानी फिजिक्स में भी खूब होता है। हाँ, अब बलों के योग यानी वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक भारी पत्थर को दो लोग अलग अलग दिशाओं में रस्सियों से खींच रहे हैं तो वो पत्थर किस तरफ जाएगा? वो पत्थर उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी डायगोनल की दिशा में आगे बढ़ेगा जो उन दोनों रस्सियों से बनता है, जिसे हम समांतर चतुर्भुज नियम यानी पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। और इसका एक गहरा सूत्र भी है, D1² + D2² = 2A² + B²। मतलब विकर्णों और भुजाओं का ये संबंध भौतिकी में भी काम आता है। और अगर हीरो के सूत्र को इसमें लगाना हो तो विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बन जाता है 2√S गुणा S - A गुणा S - B गुणा S - D। कमाल है। अब तक हमने पैरेललोग्राम को समझा जिसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हम इस झुकी हुई आकृति की चारों भुजाओं को बिल्कुल बराबर कर दें तब क्या होगा? इसे चारों तरफ से दबा दें। जब आप चारों भुजाओं को बराबर कर देते हैं तो वो आकृति समचतुर्भुज यानी रोम्बस बन जाती है। रोम्बस? हाँ, आप इसे आसमान में उड़ती हुई एक पतंग यानी काइट या ताश के पत्तों में ईंट के शेप की तरह देख सकते हैं। और इसे याद रखने का हुक है रोम्बस यानी रोमिंग बस। रोमिंग बस। हाँ, एक ऐसी बस जो चारों दिशाओं में बिल्कुल बराबर दूरी तक रोम कर सकती है। इसकी चारों बाउंड्री बिल्कुल समान लंबाई की होती हैं। सही है, लेकिन इस रोमिंग बस का असली जादू इसकी भुजाओं में नहीं बल्कि इसके अंदर छिपे विकर्णों यानी डायगोनल्स में है।
ऐसा क्या खास है इसके विकर्णों में? जब आप इसके दोनों कोनों को मिलाने वाले विकर्ण खींचते हैं हाँ, तो वे एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा रोम्बस अंदर से 4 बिल्कुल परफेक्ट समकोण त्रिभुजों में बढ़ जाता है। एकदम सही। और इसी वजह से इसका क्षेत्रफल निकालना सबसे आसान हो जाता है। आपको बस दोनों विकर्णों की लंबाई को गुणा करना है और उसे आधा कर देना है, मतलब हाफ d1 गुणा d2। आपको भुजाओं की जरूरत ही नहीं है। रोम्बस का एरिया निकालना सीखो, d1 गुणा d2 को आधा करके चीखो। बिल्कुल। और अगर विकर्ण दिए हों और भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस से a बराबर अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और पूरे का बटा 2 कर देते हैं। यहीं एक गलती अक्सर होती है। कौन सी कंफ्यूजन? समचतुर्भुज यानी रोम्बस और वर्ग यानी स्क्वायर के विकर्णों के बीच की कंफ्यूजन। छात्रों को अक्सर लगता है कि चूंकि दोनों की चारों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों के विकर्ण भी एक जैसे ही होंगे। बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। देखो, वर्ग एकदम सख्त होता है, उसके विकर्ण 90 डिग्री पर कटते भी हैं और लंबाई में भी बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज यानी रोम्बस तो लचीला होता है ना। बिल्कुल। रोम्बस को आप खींची हुई रबर बैंड की तरह सोचें। इसके विकर्ण 90 डिग्री पर कटते तो जरूर हैं, लेकिन वे लंबाई में कभी बराबर नहीं होते। एक विकर्ण लंबा खिंच जाता है और दूसरा पिचक कर छोटा हो जाता है। यही फर्क इसे वर्ग से अलग करता है और इसीलिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अब तक हमने ऐसी आकृतियां देखी जहां दोनों जोड़ी भुजाएं समानांतर थीं, लेकिन अब नियमों को थोड़ा और तोड़ते हैं। अब सवाल उठता है, अगर किसी चतुर्भुज में सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं समानांतर हों और बाकी दो बिल्कुल रैंडम हों, तो उस आकृति को क्या नाम देंगे? जब अनुशासन इतना कम हो जाए कि सिर्फ 2 रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलें, तो हम उसे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम कहते हैं। और इसका रिदम हो क्या? ट्रेपीजियम यानी ट्रैप जोन। ट्रैप जोन, हाँ, ये भी अच्छा है। जैसे किसी ट्रैप में घुसने का रास्ता सीधा होता है, लेकिन अंदर की दीवारें तिरछी होती हैं। अगर आप किसी नहर का क्रॉस सेक्शन देखें या मिस्र के पिरामिडों को ऊपर से थोड़ा काट दें, तो जो शेप बचता है वो ट्रेपीजियम ही है। सही कहा। और प्राचीन काल में आर्किटेक्चर में इसका बहुत इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसका आधार चौड़ा और मजबूत होता है। अब इसमें मान लीजिए 2 समांतर रेखाएं हैं, एक छोटी a और एक लंबी b, और इनके बीच की लंबवत दूरी यानी ऊंचाई h है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। मैंने किताबों में इसका सीधा फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी हम इसके पीछे का लॉजिक विजुलाइज करें। बिल्कुल। चलिए एक दिमागी प्रयोग करते हैं। ठीक है। आपके सामने एक समलंब यानी ट्रेपीजियम है। अब बिल्कुल वैसा ही एक और हूबहू ट्रेपीजियम ले लिया। अब उस दूसरे ट्रेपीजियम को उल्टा घुमाएं और पहले वाले के ठीक बगल में चिपका दें। अरे, ऐसा करने से तो वो दोनों जुड़कर एक बहुत बड़ा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बन गए। एकदम सही। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। हाँ। अब इस बड़े वाले का आधार क्या है? इसमें नीचे वाली लंबी लाइन b और ऊपर वाली छोटी लाइन a दोनों जुड़ गई हैं। तो आधार हुआ a प्लस b और ऊंचाई वही h रही। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल हुआ a प्लस b गुणा h। लेकिन हमें तो सिर्फ एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल चाहिए था ना? तो हम इस पूरे को आधा कर देंगे, मतलब हाफ a प्लस b गुणा h। ये तो जादू की तरह काम करता है। हाँ। ट्रेपीजियम का एरिया समझो यार, a प्लस b का आधा h से गुणा करो, तैयार। अब मुझे समझ आया कि ये फॉर्मूले में समांतर भुजाओं का औसत क्यों लिया जाता है। ज्यामिति में कोई भी फॉर्मूला हवा से नहीं आता। हर एक के पीछे एक बहुत ही साफ और तार्किक कहानी होती है। और इसके गहरे गुण भी तो हैं। इसके विकर्णों का असमांतर भुजाओं से भी कोई संबंध होता है ना? हाँ, बिल्कुल। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab के। और इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन का अनुपात भी बहुत खास है। सही याद दिलाया। विकर्ण जहाँ कटते हैं वहाँ AOC बराबर होता है BOD के, जो कि ABDC के बराबर होता है। मतलब ये थेल्स प्रमेय का ही विस्तार है। एकदम सही। से बने स्वतंत्र चतुर्भुजों को समझा, उनके साथ खेल कर देखा, उन्हें काटा, जोड़ा। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर इन चारों कोनों यानी वर्टिसेस को पकड़कर एक वृत्त यानी सर्कल की परिधि पर बैठा दिया जाए, तो क्या जादुई बदलाव आएगा? जब सीधी रेखाएं घुमावदार दुनिया से मिलती हैं
और जब किसी चतुर्भुज के चारों कोने एक वृत्त की बाउंड्री को छू लेते हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये वृत्त और बहुभुज का एक अद्भुत मिलन है और इसका हुक तो बहुत ही आसान है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी साइक्रिंग। साइकिल रिंग। जैसे साइकिल के रिंग के किनारों पर चारों तरफ स्पोक्स फिक्स होती हैं, वैसे ही इस चतुर्भुज के चारों कोने उस गोल रिंग पर फिक्स होते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके क्षेत्रफल की कहानी बहुत ऐतिहासिक है। 7वीं सदी के महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त में इसके लिए एक ऐसा सूत्र दिया जो आज भी गणित की दुनिया में एक मास्टरपीस माना जाता है। मुझे याद है ये हीरो के सूत्र का ही एक्सटेंशन है, लेकिन ब्रह्मगुप्त के सूत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? खूबी ये थी कि आपको इस चतुर्भुज के अंदर का एक भी कोण नापने की जरूरत नहीं है। क्या? बिना कोण नापे क्षेत्रफल? हाँ, अगर आपके पास एक टेढ़ा मेढ़ा खेत है जिसके चारों कोने एक वृत्त पर आते हैं, तो आपको बस उन 4 बाहरी दीवारों की लंबाई ABCD नापनी है। ठीक है। उन सबको जोड़कर आधा कीजिए, जिससे आपको S या सेमी पेरीमीटर मिलेगा, और फिर सीधा फॉर्मूले में रखिए। और वो फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर S-A गुणा S-B गुणा S-C गुणा S-T। बिल्कुल, आपको पूरे खेत का सटीक क्षेत्रफल मिल जाएगा। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टूल के ये खोज करना अपने आप में एक चमत्कार था। ये सच में जीनियस लेवल है। साइक्लिक का एरिया निकालना हो तो S-A, S-B, S-C, S-D का रूट लो। और चक्रीय चतुर्भुज का एक और नियम है जो अक्सर एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, इसके कोणों का संबंध। बिल्कुल। वैसे तो दुनिया के हर चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। ये तो एक बेसिक रूल है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आमने सामने के कोणों यानी ऑपोजिट एंगल्स का जोड़ा हमेशा 180 डिग्री बनाता है। मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। एकदम सही। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। साइक्लिक का नियम याद रखो भाई, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री भाई। हाँ, क्योंकि ये चारों कोने एक वृत्त पर बैठे हैं। इसलिए वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण और परिधि पर बनने वाले कोणों का गणितीय संबंध ही उन्हें 180 डिग्री तक बांध कर रखता है। जब भी आप किसी 4 भुजाओं वाली आकृति के आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री देखें तो तुरंत समझ जाएं कि उसके चारों कोणों से होते हुए एक परफेक्ट वृत्त खींचा जा सकता है। क्या शानदार सफर रहा ये। तो अभी तक हमने देखा आयत का वो 90 डिग्री वाला राइट एंगल टैग और उसका अनुशासन, समांतर चतुर्भुज का वो लचीला झुकाव और विजुअल कट पेस्ट। समचतुर्भुज की चारों बराबर भुजाएं और 90 डिग्री पर कटने वाले विकर्ण, समलंब का वो ट्रैप जोन जहां सिर्फ एक जोड़ी रेखाएं समांतर हैं, और अंत में चक्रीय चतुर्भुज यानी साइकिल रिंग का वृत्त के साथ वो जादुई कनेक्शन जहां आमने सामने के कोण 180 डिग्री बनाते हैं। और इन सब में एक बात कॉमन थी। हमने देखा कि कैसे आप एक आकृति को थोड़ा सा बदलते हैं और वो एक नया रूप और नए गुण ले लेती है। अब ये एकदम स्पष्ट है। तो अगला सवाल उठता है, इस चक्रीय चतुर्भुज के आगे क्या? जब हमने चतुर्भुज के कोनों को वृत्त पर बैठा ही दिया है तो ये हमें किस दिशा में ले जा रहा है? ये हमें सीधे ज्यामिति के सबसे रहस्यमय और सुंदर हिस्से की ओर ले जाता है। अच्छा, देखो, जब चारों कोने वृत्त पर आ ही गए हैं, तो अब सीधी भुजाओं की आवश्यकता ही क्या है? अब हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ कोई सीधी रेखा नहीं होती, कोई कोना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? सिर्फ एक निरंतर घुमावदार रेखा यानी सर्कमफ्रेंस और एक स्थिर केंद्र यानी सेंटर होता है। मतलब अब हम वृत्त यानी सर्कल की दुनिया में प्रवेश करेंगे। लेकिन उस डीप डाइव में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक विचार पर चिंतन करें। बिल्कुल। जरा सोचिए, अभी हमने 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज की बात की। अगर हम किसी बहुभुज यानी पॉलीगॉन की भुजाओं की संख्या बढ़ाते ही जाएं, 4 से 40 करें, फिर 400 करें, फिर 4000 कर दें, तो वो भुजाएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि अंततः वह आकृति एक वृत्त यानी सर्कल ही नहीं बन जाएगी। बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वृत्त असल में अनंत सीधी रेखाओं से बनी एक आकृति है? इस विचार पर चिंतन करें। अगले डीप ड्राइव में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी हमने ट्रायंगल यानी त्रिभुज और क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज को बहुत गहराई से समझा। हाँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। राइट। हमने देखा कि कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोने
हमें एक गोल आकार की तरफ इशारा कर रहे थे। तो चलिए अब हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां दूर दूर तक कोई सीधी भुजा दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक घुमावदार रेखा है। एक अनंत घुमावदार रेखा। लेकिन इस घुमावदार रेखा को अगर हम एनालिटिकल नजर से देखें तो सर्कल यानी वृत्त आखिर है क्या? वही एक गोल घेरा ही तो है ना। देखने में लगता है, पर यह सच में सिर्फ एक गोल घेरा नहीं है। जैसे जैसे किसी पॉलीगॉन यानी बहुभुज की भुजाएं बढ़ती जाती हैं, जैसे पेंटागन से हेक्सागन फिर ऑक्टागन, तो वो आकार सर्कल के बिल्कुल करीब आता जाता है। ओ, मतलब साइड्स और छोटी और ज्यादा होती जाती हैं। एग्जैक्टली। और जब भुजाएं इन्फिनिट यानी अनंत हो जाए तो वो पूरी तरह से सर्कल बन जाता है, जिसके सेंटर यानी केंद्र से हर बिंदु की दूरी बिल्कुल समान होती है। समान दूरी। हाँ, और इस दूरी को हम रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं और इसे r से दर्शाते हैं। वेट, एक मिनट। हाउ कैन समथिंग विथ इन्फिनिट स्ट्रेट लाइंस बी कंप्लीटली कर्व्ड? ये तो बिल्कुल विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। अगर अनंत सीधी लाइन है तो वो आकार घूमेगा कैसे? यही तो ज्योमेट्री की सबसे खूबसूरत पहेली है। जब सीधी रेखा इतनी छोटी हो जाए कि हमारी आंखें उसे देख ही ना सकें, तो वो झुकाव यानी कर्व का रूप ले लेती है। अच्छा। हर बिंदु अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ता है और सेंटर से अपनी दूरी r को बनाए रखता है। ये 2D ज्योमेट्री की सबसे परफेक्ट और सबसे बैलेंस्ड शेप बन जाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अनंत भुजाएं और एक समान दूरी। अब हमें सर्कल का बेसिक आइडिया मिल गया है, लेकिन सिर्फ बाहर से देखने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास एक जमीन का गोल टुकड़ा है तो सबसे पहला ख्याल आता है कि इसकी सुरक्षा कैसे हो, इसकी बाउंड्री को आखिर कैसे नापें। किसी भी शेप को समझने और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसकी बाहरी सीमा यानी आउटर लिमिट को समझना जरूरी होता है। तो चलिए अब इस बाउंड्री को लॉक करते हैं। इस आउटर बाउंड्री को याद रखने का एक सॉलिड मेंटर स्टाइल तरीका है मेरे पास। ध्यान दीजिएगा, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यानी सर का फेंस, सर का फेंस। ओके, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। सोचिए, एक सर यानी स्ट्रिक्ट मालिक है, उसका एक गोल खेत है। अब उस खेत में कोई जानवर ना घुसे, इसलिए उस सर ने खेत के चारों तरफ एक फेंस यानी बाड़ लगवा दी। एक सुरक्षा घेरा। हाँ, तो क्योस क्या था? खेत की सुरक्षा। इफेक्ट क्या हुआ? एक सॉलिड बाउंड्री सेट हो गई। वही सर का फेंस बन गया, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। सर का फेंस, सर्कमफ्रेंस। सर का फेंस का ये विजुअल दिमाग में एकदम सटीक तस्वीर बना देता है। अब अगर इस फेंस की लंबाई नापनी हो तो इस तस्वीर को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। हाँ, मैथ्स की भाषा में। सोचिए, हमने एक रस्सी ली और इस खेत के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लपेट दिया। उस रस्सी की लंबाई नापने का सीधा मैथ्स कहता है 2 पाई r। 2 पाई r यानी अगर रेडियस r 7 मीटर है तो सर्कमफ्रेंस सीधे 44 मीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ 1 मिनट रुकते हैं, ये पाई क्या बला है? सही सवाल है। अक्सर हम रट लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 या लगभग 3.14 है, पर क्यों? ये नंबर कहाँ से टपक पड़ा? What's fascinating here is पाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बैठकर बनाया हो। ये नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। अरे वाह! हजारों साल पहले एंशिएंट मैथमेटिशियंस ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने एक छोटा सिक्का नापा, फिर एक बड़ा पहिया नापा और फिर एक विशाल स्टेडियम का घेरा नापा। सब गोलाकार। हाँ, सब सर्कल। और उन्होंने देखा कि अगर किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी परिधि को उसके डायामीटर यानी व्यास से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा एक ही आता है, एकदम कांस्टेंट नंबर। मतलब पहिया चाहे साइकिल का हो या ट्रैक्टर का, उसकी बाउंड्री और उसके बीच की लंबाई का रेशियो कभी बदलेगा नहीं। कभी नहीं। और वहीं से ये नंबर निकल कर आया 3.14159 और ये अनंत तक चलता ही जाता है। इसे ही हम पाई कहते हैं। परिधि और व्यास का ये रेशियो एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे यूनिवर्स में लागू होती है। तो ये तो एक नेचुरल मैजिक हुआ। अब फेंस बन गई, बाउंड्री सिक्योर हो गई, लेकिन अब सवाल उठता है, इस फेंस के अंदर हम फसल कितनी उगा सकते हैं? उसके अंदर का स्पेस। हाँ, इस घुमावदार घेरे के अंदर आखिर कितनी जगह है, उसको कैसे कैलकुलेट करें? उस जगह को निकालने के लिए हमें एरिया यानी क्षेत्रफल समझना होगा, जिसका फॉर्मूला सबको पता होता है, पाई r स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूला को रटने की बजाय आइए इसे विजुअलाइज करते हैं। बिल्कुल रटना नहीं है,
कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गोल पिज्जा है। हमने उस पिज्जा को सेंटर से काटकर बहुत सारे पतले पतले स्लाइसेस में बांट दिया, एकदम अनंत पतले स्लाइसेस। ठीक है, स्लाइसेस कट गए। फिर क्या करना है? अब इन स्लाइसेस को सर्कल से बाहर निकालिए और एक सीधी लाइन में जमीन पर रखिए। एक स्लाइस सीधा रखिए, अगला स्लाइस उल्टा करके फंसा दीजिए, फिर एक सीधा फिर एक उल्टा, जैसे फर्श पर टाइल्स फंसाकर बिछाते हैं। एग्जैक्टली। जब हम उन अनंत पतले स्लाइसेस को इस तरह फंसाकर रखते हैं तो ये आकार धीरे धीरे एक रेक्टेंगल यानी आयत का रूप ले लेता है। वेट। एक गोल सर्कल को काटकर हमने एक सीधा आयत यानी रेक्टेंगल बना दिया। ये तो दिमाग घुमाने वाला विजुअल है, लेकिन इससे एरिया कैसे निकला? ये मैथ का एक बहुत शक्तिशाली टूल है, शेप्स को ऐसी चीज में बदलना जिसे हम पहले से जानते हैं। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब हमने उन पिज्जा स्लाइसेस को फंसाकर अरेंज किया तो उस नए रेक्टेंगल की लंबाई क्या बनी? वो सर्कल की आधी बाउंड्री के बराबर हो गई, यानी पाई आर, क्योंकि आधी आर्क्स ऊपर की तरफ आई और आधी आर्क्स नीचे की तरफ गईं। अच्छा, तो रेक्टेंगल की लंबाई हो गई पाई आर, और चौड़ाई क्या हुई? चौड़ाई तो वही पिज्जा स्लाइस की सीधी लंबाई है जो सेंटर से बाउंड्री तक थी, यानी सर्कल का रेडियस आर। अब रेक्टेंगल का एरिया देखिए, लंबाई पाई आर गुणा चौड़ाई आर, जिसे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल। ये विजुअलाइजेशन दिमाग से कभी निकलना नहीं चाहिए। सर्कल को खोलकर आयत बना दिया। इस तरह से समझें तो कोई फॉर्मूला अधूरा या रटा हुआ नहीं लगता। सही कहा, ज्योमेट्री सिर्फ नंबर्स नहीं है, शेप्स का रूप बदलना है। अब पूरी बाउंड्री समझ आ गई, पूरा एरिया क्लियर हो गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पूरे सर्कल को अगर टुकड़ों में बांटना पड़े तब क्या नियम लगेंगे? यहीं एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। बहुत सही पॉइंट पर आए हम अब। जब सर्कल के हिस्से होते हैं तो दो शब्द सामने आते हैं जिनके बीच हमेशा उलझन होती है, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर यानी सेट तार। सेट तार। हाँ, कल्पना कीजिए वही गोल खेत है। खेत के सेंटर में हमने एक खंभा गाड़ा, वहां से दो तार यानी वायर्स बाहरी बाउंड्री तक खींचकर सेट कर दिए। सेंटर से बाउंड्री तक जाने वाली लाइन यानी रेडियस, दो रेडियस। एग्जैक्टली, दो रेडियाई यानी त्रिज्या, और उनके बीच की घुमावदार चाप यानी आर्क। जब हमने ये दो तार सेट किए तो एक पिज्जा स्लाइस जैसा टुकड़ा बाहर निकाल आया। कॉज क्या था? सेंटर से दो तार सेट किए, इफेक्ट क्या हुआ? एक हिस्सा अलग हो गया, जो पिज्जा स्लाइस जैसा दिखता है। वही सेट तार बन गया। सेक्टर यानी त्रिज्या खंड, दो रेडियाई और आर्क से घिरा हिस्सा। और इस सेक्टर का एरिया निकालना बहुत लॉजिकल है। पूरा सर्कल सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर हमारे दो तार यानी रेडियस एक दूसरे से थोड़ा दूर है और बीच में थीटा डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उस सेक्टर का एरिया होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। यानी पूरे एरिया का उतना ही हिस्सा जितना एंगल ने घेरा है। हाँ, ये एंगल एक डोर की हिंज की तरह काम करता है। हिंज जितना खुलेगा पिज्जा स्लाइस उतना ही बड़ा होगा। और पता है, यहाँ एक और खूबसूरत कनेक्शन है। सेक्टर के एरिया का एक और रूप भी है, हाफ एल आर, जहां एल चाप यानी आर्क की लंबाई है और आर रेडियस है। ओ हाँ, ये मुझे सीधे एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल की याद दिलाता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यहां आर्क एल बिल्कुल आधार यानी बेस की तरह काम कर रही है और रेडियस आर ऊंचाई की तरह। ऐसा लगता है जैसे सेक्टर एक घुमावदार ट्राइंगल ही तो है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो हमें दिखता है कि अनंत भुजाओं का कॉन्सेप्ट यहाँ फिर वापस आता है। आर्क खुद छोटे छोटे ट्राइंगल्स का बेस बन जाती है, लेकिन सेक्टर के अलावा दूसरा टुकड़ा कौन सा होता है? दूसरा है सेगमेंट। सेगमेंट यानी सेटमेंट। सेटमेंट इसे कैसे विजुअलाइज करें? सोचिए, हाथ में एक चाकू है हाँ। और एक गोल कुकी का एक हिस्सा सीधी लाइन में काटकर अलग कर दिया। वो सीधी लाइन क्या है? वो है कॉर्ड यानी जीवा। ओके। उस सीधी लाइन ने सर्कल के नीचे के हिस्से को सेट करके बाकी से मेंट यानी अलग कर दिया, जैसे एक सीधा कट मारना। बिल्कुल। कॉज था, सीधी लाइन से कट मारा, इफेक्ट हुआ, एक टुकड़ा अलग हो गया। वही सीधा कट बन गया सेगमेंट यानी वृत्तखंड। अब यहाँ एक एनालिटिकल ठहराव लेते हैं। एक सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें माइनर सेगमेंट यानी छोटे हिस्से और मेजर सेगमेंट यानी बड़े हिस्से का फर्क समझना होगा। राइट।
माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें कोई नया फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हम उसी सेक्टर यानी सेक्टर के लॉजिक के पास जाएंगे। मतलब पहले पूरा पिज्जा स्लाइस लेंगे। हाँ, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उस सेक्टर के अंदर जो ट्रायंगल यानी त्रिभुज बन रहा है, जो 2 रेडियस और एक जीवा से मिलकर बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के टोटल एरिया में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली। जो हिस्सा बच गया वही सेगमेंट यानी वृत्तखंड है। बड़ी आकृति निकालो, उसमें से छोटी आकृति माइनस कर दो। बड़ी आकृति निकालो, छोटी घटा दो। ज्योमेट्री बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही गेम है। अब तक हमने सर्कल के टुकड़ों को काटना सीखा, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ज्योमेट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स खेल खेले, जैसे एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल आ जाए, या फिर सर्कल बीच से आधा हो जाए, तब ये फॉर्मूलाज कैसे रिएक्ट करेंगे? तब हम रिंग और सेमी सर्कल की नई दुनिया में आते हैं। रिंग यानी वलय, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण एक डोनट या कार का स्टीयरिंग व्हील हो सकता है। तो दिमाग में एक रिंग की तस्वीर लाते हैं। एक बड़ा भारी सर्कल है जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R है, और ठीक उसके अंदर एक खोखला छोटा सर्कल है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। हमें सिर्फ उस बाउंड्री वॉल यानी रिंग वाले हिस्से का एरिया चाहिए, बीच के खोखले हिस्से का नहीं। यहाँ भी एरिया निकालने का तरीका वही सब्ट्रैक्ट करने का है। बड़े सर्कल का पूरा एरिया निकालिए, पाई कैपिटल R स्क्वायर, फिर उसमें से अंदर के खोखले छोटे सर्कल का एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर निकालकर फेंक दीजिए। जो हिस्सा चाहिए ही नहीं उसको हटा दो। सही कहा। दोनों में से पाई को कॉमन ले लीजिए तो नया फॉर्मूला बन जाता है पाई ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। जो बीच का सॉलिड हिस्सा बचा वो रिंग का क्षेत्रफल है। रिंग की पिक्चर तो एकदम क्लियर हो गई, लेकिन अब आते हैं सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त पर। और ध्यान दीजिएगा, यही एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक ऐसा जाल जहां कॉमन सेंस धोखा दे जाता है। कैसा धोखा? जब किसी सर्कल को आधा करते हैं तो हमारा इंट्यूशन कहता है कि सब कुछ आधा हो जाएगा। एरिया आधा हो गया तो पेरीमीटर यानी परिमाप भी आधा हो जाएगा। पूरी बाउंड्री थी 2 पाई r, तो आधी हुई पाई r, बात खत्म। और यही गलती हो जाती है। एग्जैक्टली। एरिया के मामले में आधा करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेरीमीटर यानी बाउंड्री नापते वक्त जरा सोचिए, जब एक गोल शेप वो बीच से काटते हैं तो उसका जो नया अंदर का हिस्सा खुलकर सामने आता है, क्या हम उसे देखना बंद कर सकते हैं? नहीं, वो तो सामने ही होता है। उसी तरह सर्कल को काटने पर एक नई सीधी एज पैदा हो जाती है जो पहले सर्कल के अंदर छुपी हुई थी। वही सीधी लाइन है व्यास यानी डायमीटर। तो सेमी सर्कल की बाउंड्री नापते वक्त सिर्फ वो घुमावदार चाप यानी पाई r नहीं जोड़ना है, हमें उसके नीचे की उस नई सीधी लाइन यानी 2r को भी जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर बनता है पाई r प्लस 2r। इसे ना भूलने का बेस्ट तरीका है दिमाग में एक आधा कटा हुआ नींबू देखना। बाहर का छिलका पाई r और अंदर की सीधी रस भरी सतह 2r। ये नींबू का उदाहरण कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। इसके साथ ही अर्धवृत्त के अंदर एक और एग्जाम फ्रेंडली सीक्रेट छुपा है। अगर पूछा जाए कि एक सेमी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल यानी त्रिभुज फिट हो सकता है, उसका एरिया क्या होगा? ओह, ये तो सीधा हिट करने वाला सवाल है। अगर सबसे बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका आधार यानी बेस तो वही सीधी लाइन बनेगी, मतलब 2r। और उस ट्रायंगल को हम कितना ऊंचा खींचा सकते हैं? बाउंड्री तक ही है ना? हाँ, सिर्फ आखिरी घुमावदार बाउंड्री तक, जो कि रेडियस r के बराबर है। तो उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई r। सही पकड़ा। अब ट्रायंगल का जनरल एरिया फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज डालिए, हाफ इंटू 2r इंटू r। यहाँ 2 से 2 कट गया और बच गया सिर्फ r स्क्वायर। अरे वाह! यानी किसी भी अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया हमेशा सीधे उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के, सिर्फ r स्क्वायर। अब बाउंड्रीज क्लियर हैं, एरिया क्लियर है, टुकड़े और रिंग भी क्लियर हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हर बार लंबे फॉर्मूलाज लगाना जरूरी है? चलिए, अब हम कुछ ऐसे मैजिक रूल्स पर बात करते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। इन्हें हम स्केलिंग और परसेंटेज रूल्स कहते हैं। ये नियम 2D आकृतियों के व्यवहार को डीपली समझने में मदद करते हैं। पहला रूल लेते हैं स्केलिंग का। इसे जिंदगी से जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक 10 इंच का गोल पिज्जा है और एक 12 इंच का पिज्जा है। सुनने में लगता है कि 12 इंच वाला सिर्फ 2 इंच ही तो बड़ा है, बस थोड़ा सा ही ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। पर मैथमेटिक्स ऐसी नहीं सोचती, और यहीं लोग नुकसान कर बैठते हैं। अगर किसी 2D आकृति की लंबाई या रेडियस को x गुना बढ़ाते हैं तो उसका एरिया x गुना नहीं बढ़ता, वो x स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। क्योंकि एरिया क्वाड्रेटिक होता है। बिल्कुल,
इसलिए 10 इंच से 12 इंच जाने पर जो एरिया बढ़ता है वो सिर्फ लीनियर लंबाई नहीं है। अगर एक सर्कल का रेडियस आप सीधा 3 गुना बढ़ाते हैं तो उसका एरिया 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 9 गुना। ये तो एकदम गेम चेंजर है। मतलब लंबाई बढ़ती है लीनियर तरीके से और एरिया भागता है क्वाड्रेटिक तरीके से। हाँ, इसी तरह परसेंटेज का भी एक रूल है। अगर किसी सर्कल की भुजा या रेडियस में 10% का बदलाव आए तो उसके परिमाप यानी पेरीमीटर में कितना फर्क आएगा? पेरीमीटर सिर्फ एक सीधी लंबाई का टोटल सम होता है। तो अगर रेडियस 10% बढ़ी तो पेरीमीटर भी एग्जैक्टली 10% ही बढ़ेगी, लेकिन एरिया में वही क्वाड्रेटिक रूल अपना असर दिखाएगा। वहां क्या ट्रिक है? वहाँ एक डायरेक्ट ट्रिक फॉर्मूला काम करता है। ब्रैकेट में x, देन अनदर ब्रैकेट 2 + x डिवाइडेड बाय 100। अगर इसे अप्लाई करें तो 10% रेडियस बढ़ने पर एरिया 10% नहीं बढ़ेगा, बल्कि कैलकुलेशन के बाद 21% बढ़ जाएगा। ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। इंट्यूशन को हमेशा मैथ की कसौटी पर कसना पड़ता है। अब एक आखिरी रियल लाइफ लॉजिक उठाते हैं। पहिया यानी व्हील। पहिया लाइफ का सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्कल है। जब एक ट्रक का पहिया घूमता है तो वो एक चक्कर में जमीन पर आखिर कितनी दूरी तय करता है? अपनी सर्कमफेरेंस के बराबर। अगर पहिए पर एक पॉइंट मार्क करें और उसे एक पूरा चक्कर घुमाएं तो वो पॉइंट वापस जमीन को छूने तक एग्जैक्टली उतनी ही दूरी आगे बढ़ चुका होगा जितनी उसकी परिधि यानी 2πr है। लॉजिकल है। इसलिए अगर हमें ये पता लगाना हो कि एक गाड़ी ने कितने चक्कर लगाए तो टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर की दूरी यानी 2πr से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n = d डिवाइडेड बाय 2πr। कमाल की क्लैरिटी। पहिया जितना बड़ा होगा उसकी सरकमफ्रेंस उतनी ज्यादा होगी और वो एक चक्कर में उतनी ही ज्यादा दूरी कवर करेगा। यही कारण है कि बड़े व्हीकल्स में बड़े पहिए लगाए जाते हैं। इसके साथ एक और बहुत दिलचस्प तथ्य जुड़ा है। अगर पास में एक 10 मीटर लंबा वायर है, उस वायर से अलग अलग आकृतियां बनाई जाएं, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल, तो कभी सर्कल, तो पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ना, 10 मीटर। हाँ, पेरीमीटर सेम होने के बावजूद सर्कल का क्षेत्रफल हमेशा उन सब में सबसे ज्यादा निकल कर आएगा। नेचर में सर्कल सबसे एफिशिएंट आकार है। क्या बात है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार इस पूरे ज्योमेट्री सफर को माइंड में रिवाइंड कर लेते हैं। हमने विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुजों से कहानी शुरू की थी। स्केलिन और आइसोसेलेस ट्रायंगल। वहां से हम आयात यानी रेक्टेंगल, समचतुर्भुज यानी रोम्बस और समलम यानी ट्रेपीजियम के नियम समझते हुए चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तक पहुंचे। और इस डीप डाइव में हमने सर्कल की परफेक्ट ज्योमेट्री को अनलॉक किया, स्टेप बाय स्टेप। हमने सर का फेंस यानी सर्कमफ्रेंस नापा, उसको काटकर पिज़्ज़ा स्लाइसेस जैसा एरिया बनाया। हमने सेट तार से सेक्टर निकाला, सेगमेंट से सेगमेंट अलग किया, सेमी सर्कल की बाउंड्री वाले हिडन ट्रैप को समझा और पहिए की रफ्तार को कैलकुलेट किया। ज्योमेट्री की ये पूरी यात्रा बहुत लॉजिकल रही है। हर नई शेप अपने से पहले वाली आकृति का ही एक अपग्रेडेड वर्जन थी। ये सब कोई अलग अलग आइसोलेटेड चैप्टर नहीं है, ये एक ही कहानी के आगे बढ़ते हिस्से हैं। अब ये 2D की चपटी दुनिया तो पूरी तरह से माइंड में क्लियर हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है, इसके आगे अगला कदम क्या होगा? अब हम इन चपटी 2D आकृतियों में एक नया डायमेंशन भरने वाले हैं। हम 3D की दुनिया में कदम रखेंगे, जहां एक आयत यानी रेक्टेंगल जमीन से उठकर एक बॉक्स यानी घनाभ बन जाएगा। क्यूबॉइड। हाँ, वर्ग यानी स्क्वायर फूलकर घन यानी क्यूब बनेगा। और ये सर्कल जिसे अभी हमने ध्यान से सीखा है, ये ऊंचाई लेकर बेलन यानी सिलेंडर या फिर गोला यानी स्फीयर बन जाएगा। जैसे बेलन यानी सिलेंडर असल में है क्या? वो एक आयत यानी रेक्टेंगल ही तो है, जिसे बस थोड़ा घुमावदार रूप दे दिया गया है। इस विजुअल को ऐसे समझिए, एक पेपर लीजिए, उसे टेबल पर सीधा रखें तो वो एक आयत है। अब उस पेपर को फोल्ड करके एक पाइप या ट्यूब बना लीजिए, बन गया सिलेंडर। बहुत सिंपल। जो पेपर की लंबाई थी वो घूमकर हमारे उस सर्कल की बाउंड्री यानी 2πr बन गई, और जो पेपर की चौड़ाई थी वो उस सिलेंडर की ऊंचाई यानी हाइट बन गई। एक डायमेंशन और जुड़ गया और पूरा खेल बदल गया। एग्जैक्टली। शेप्स के कोर रूल्स वही रहते हैं, बस हमारा नजरिया और डायमेंशंस बदल जाते हैं। फॉर्मूलाज तो अपने आप डेवलप होते हैं जब हम आकृति को समझ लेते हैं। तो जरा सोचिए, 2D से 3D का ये सफर सच में आकृतियों का बदलना नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे देखने के नजरिए का विस्तार है। जब हम इस दुनिया में चलकर अपने आसपास की 3D चीजों को, जैसे बिल्डिंग के पिलर्स,
पानी की पाइप्स या किसी डिब्बे को गौर से देखते हैं तो क्या हम उन सब के अंदर छुपे उन बेसिक 2D वृत्त और आयत को पहचान पाते हैं? यही तो असली डीपर लर्निंग है। बिल्कुल। तो अगली बार तक इस शेप्स की दुनिया को आसपास ऑब्जर्व करते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव। अभी अभी हमने ट्रायंगल एंड चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल और सर्कल को समझा। एक छोटा सा रिकैप लें तो 2D शेप्स ने हमें सिखाया कि बेस और बाउंड्री कैसे बनती है। अब हम 2D से 3D के सफर पर चलेंगे। हाँ, मतलब सफर सच में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। सोचिए, जिस कमरे में हम बैठे हैं अगर उसकी ऊंचाई अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हम सब एक ड्राइंग की तरह फ्लैट हो जाएंगे। अरे बाप रे, हाँ, एकदम पापड़ की तरह, कोई मोटाई नहीं, कोई गहराई नहीं, बिल्कुल चपटे। सही में। तो अभी तक जो हमने देखा वो फ्लैट था, जैसे एक पेपर पर बनी हुई ड्राइंग। पर अब हम उस ड्राइंग में एक नई चीज जोड़ेंगे और वो है हाइट यानी ऊंचाई। और जैसे ही हाइट जुड़ती है ना, खेल बदल जाता है। जब किसी भी 2D आकार में हाइट जुड़ जाती है तो वो 3D आकार बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन पर बने एक नक्शे को हकीकत में एक इमारत का रूप मिल रहा हो, एक डायमेंशन बिल्डिंग वर्कशॉप की तरह। एक डायमेंशन बिल्डिंग वर्कशॉप, मुझे ये फ्रेज बहुत पसंद आया। अब हम इस नए 3D सफर में 2 नई चीजें नापना सीखेंगे। पहला है वॉल्यूम यानी आयतन, मतलब अंदर कितनी जगह है। राइट, अंदर की स्पेस। इसे दिमाग में बिठाने के लिए एक हुक सोचते हैं। वॉल्यूम यानी वॉल, रूम। एक रूम की वॉल के अंदर जो हवा या जगह भरी है वही उसका वॉल्यूम है। अगर एक ग्लास लाया जाए और उसे पानी से बिल्कुल किनारों तक भर दिया जाए तो वो जो पानी है वही उस ग्लास का वॉल्यूम है, एकदम सटीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मतलब है आकार के बाहर कितना क्षेत्रफल है। इसे याद रखने के लिए भी एक आसान शब्द जोड़ते हैं, सरफेस एरिया यानी सिर्फ फेस। हम आकार के अंदर नहीं जाते, सिर्फ उसके बाहरी फेस पर ध्यान देते हैं। सिर्फ फेस। अच्छा है। देखो, सोचिए कि किसी गिफ्ट बॉक्स पर रैपिंग पेपर लपेटना है। वो पेपर अंदर तो नहीं जाता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ बाहरी सतह को ढकता है, बिना किसी ओवरलैप के। बस वही सरफेस एरिया है। तो वॉल रूम, अंदर का पानी, हाँ। और सिर्फ फेस, बाहर का रैपिंग पेपर। अब सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। तो चलिए, अब 2D शेप्स को हवा में उठाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक आयताकार कागज है, एक रेक्टेंगल। हाँ। अगर हम उसे जमीन से ऊपर उठाते हैं तो उसकी हर बाउंड्री हवा में खिंचकर एक दीवार बनती जाती है। एग्जैक्टली। और एक बहुत ही जाना पहचाना आकार सामने आता है, बिल्कुल एक कमरे या एक माचिस की डिब्बी की तरह, एक सॉलिड बॉक्स, जिसे हम क्यूबॉइड यानी घनाभ कहते हैं। हाँ, इस क्यूबॉइड यानी घनाभ में 3 अलग अलग माप होते हैं। लंबाई, जिसे हम L बोलते हैं, चौड़ाई यानी B, और ऊंचाई यानी H। L, B और H। अगर किसी माचिस की डिब्बी को ध्यान से देखा जाए तो इस क्यूबॉइड यानी घनाभ के 6 फेसेस यानी फलक होते हैं, सामने पीछे, ऊपर नीचे और बाएं दाएं। और इन फेसेस के मिलने पर 12 एजेस यानी किनारे बनते हैं, जहां 2 दीवारें आपस में जुड़ती हैं। और जहां ये किनारे टकराते हैं वहां 8 वर्टिसेस यानी शीर्ष बनते हैं। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वर्टिसेस यानी वॉरटैक्स। वॉरटैक्स? हाँ, जैसे किसी वॉर मैप पर टैक्स या पिन लगाते हैं ना शार्प कोनों पे, वही शार्प कोने क्यूबॉइड के वर्टिसेस हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया लिंक किया। अब इस क्यूबॉइड यानी घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन समझते हैं। देखो, वॉल्यूम का एक सिंपल यूनिवर्सल मैकेनिकल नियम है, किसी भी बेस का एरिया लो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही। किसी भी स्ट्रेट 3D शेप के बेस का एरिया लीजिए और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्यूबॉइड का बेस तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया L गुना B होता है। सही। अब इसमें हाइट यानी H का गुणा कर दें तो वॉल्यूम बन जाता है L गुणा B गुणा H। तो इसका रिदम हुक बनेगा, घनाभ का आयतन निकालना आसान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा, बस काम तमाम। एकदम परफेक्ट। पर मेरे दिमाग में एक मैथ का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल घूम रहा है। बोलिए। अगर मान लो एग्जाम में L, B और H अलग अलग ना दिए हों, बल्कि 3 अलग अलग फेसेस यानी फलकों के एरिया दिए हों। मतलब एक फर्श का एरिया, एक सामने वाली दीवार का एरिया और एक साइड वाली दीवार का एरिया, A1, A2, A3। हाँ, तब हम वॉल्यूम यानी आयतन कैसे निकालेंगे? ओह, ये तो मैथ का एक बड़ा ही सुंदर शॉर्टकट है। देखिए, A1 बेस का एरिया है यानी L गुणा B,
A2 एक दीवार का एरिया है यानी B गुणा H, और A3 दूसरी दीवार का एरिया है यानी H गुणा L। अगर हम इन तीनों एरियाज को आपस में गुणा करें यानी A1 गुणा A2 गुणा A3 करें, तो हर चीज 2 बार आएगी, यानी लेंथ 2 बार, ब्रेथ 2 बार और हाइट 2 बार। एग्जैक्टली ये L स्क्वायर गुणा B स्क्वायर गुणा H स्क्वायर बन जाएगा, जो कि असल में वॉल्यूम का स्क्वायर यानी V स्क्वायर है। अरे हाँ, तो अगर v स्क्वायर बराबर A1 गुणा A2 गुणा A3 है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इन तीनों के गुणा का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेना होगा। v बराबर रूट A1 A2 A3। सही पकड़ा। तो हुक होगा 3 फलकों का गुणा उसका वर्गमूल, घनाभ का आयतन, यही मूल। क्या बात है, ये शॉर्टकट तो बड़े बड़े सवालों को सेकंड्स में हल कर देगा। लेकिन यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। कहाँ पर? जब बात आती है सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। लैटरल और टोटल के बीच बहुत गड़बड़ी होती है बच्चों को। हाँ यार, LSA और TSA। इसे क्लियर करने के लिए ना हम वही कमरे की पुताई यानी पेंटिंग का उदाहरण लेते हैं। पेंटिंग वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। देखो, जब सिर्फ 4 दीवारों पर पेंट करना हो और छत और फर्श को बिल्कुल छोड़ देना हो, तो उस हिस्से को लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। सिर्फ 4 दीवारें? हाँ, अब 2 दीवारें लंबाई वाली होती हैं जिनका एरिया 2LH होता है, और 2 दीवारें चौड़ाई वाली जिनका एरिया 2BH होता है। इन्हें जोड़ने पर फॉर्मूला बनता है 2H ब्रैकेट में L+B। ओ, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये L+B का दुगना असल में बेस का पेरीमीटर यानी परिमाप ही तो है। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब जमीन की बाउंड्री लो और उसे ऊंचाई से गुना कर दो। बस, तो हुक बनता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल नापना हो, परिमाप लो, ऊंचाई से गुणा करो। सही है, पर अगर हमें पूरे कमरे में पेंट करना हो, मतलब छत और फर्श को भी मिलाकर, तो वो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। इसमें उन 4 दीवारों के साथ फर्श का LB और छत का LB भी जुड़ जाता है। तो सब कुछ 2 बार आ गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का हर कॉम्बिनेशन। हाँ, तो फॉर्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट में L+B + BH + HL। तो इसका हुक हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो यार, LB BH HL तीनों जोड़ो, फिर 2 से गुणा करो, तैयार। एकदम मस्त। अब एक और ज्योमेट्रिकल पजल दे रहा हूं। बोलिए। अगर मुझे इस कमरे में सबसे लंबा डंडा रखना हो जो एक आखिरी कोने से दूसरे आखिरी कोने तक जाए, हाँ, तो उसकी लंबाई यानी डायगोनल कैसे निकालेंगे? इसके लिए 3D पाइथागोरस थ्योरम को दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा। सोचिए, एक स्ट्रिंग को जमीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर सीलिंग के टॉप राइट कॉर्नर तक खींचा गया है। हवा में तैरती हुई स्ट्रिंग? हाँ। तो जमीन के डायगोनल को निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का पाइथागोरस होगा, जो रूट L² + B² बनेगा। सही। और फिर उस डायगोनल के एक सिरे पर सीधी ऊंचाई H खड़ी है। इन तीनों से एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हवा में। और जब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल निकल कर आता है, रूट के अंदर L² + B² + H²। एकदम परफेक्ट। अब तक हमने घनाभ यानी क्यूबॉइड के L, B और H को अलग-अलग समझा, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो क्या नया आकार बनेगा? और यहीं से घन यानी क्यूब का जन्म हुआ। लूडो के पासे को देख लो या उस रूबिक्स क्यूब को। हाँ, उनमें सारी भुजाएं एक बराबर होती है। बिल्कुल। यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों A बन जाते हैं। सारे के सारे 6 फेसेस अब रेक्टेंगल नहीं बल्कि परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्ग बन जाते हैं। तो अब चूंकि सब कुछ A हो गया है, तो इसका वॉल्यूम यानी आयतन तो बिल्कुल आसान होना चाहिए। A गुणा A गुणा A यानी A³। हाँ, घन का आयतन A³, भुजा को 3 बार गुना करो, यही इसका सबसे बड़ा जादू है। और सरफेस एरिया में भी यही आसानी आती होगी। बिल्कुल, हर स्क्वायर फेस का एरिया A² होता है, तो लैटरल सरफेस एरिया यानी सिर्फ 4 दीवारें सीधा 4A² बन जाता है। और छत फर्श मिलाकर पूरे 6 फेसेस का टोटल सरफेस एरिया 6A² हो जाता है। एकदम सही। पर एक प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आया। हाँ। अगर किसी सिचुएशन में ये भुजा A दी ही ना हो, अच्छा। हाँ, सिर्फ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी A बता दिया जाए, हाँ, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बिना लंबे कैलकुलेशन के? ये तो अलजेब्राइक शॉर्टकट का खेल है। देखो, अगर टोटल सरफेस एरिया A है तो फॉर्मूला के मुताबिक A बराबर 6A² होता है। राइट।
हमारा लक्ष्य पहले a निकालना है, तो a² बराबर हो गया a/6। हाँ, 6 डिवीजन में चला गया। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो a की वैल्यू आएगी √a/6, और हमें पता है कि वॉल्यूम के लिए सिर्फ a का क्यूब करना होता है। तो सीधा नतीजा होगा वॉल्यूम बराबर √a/6 का होल क्यूब। बिंगो! ये एक जबरदस्त शॉर्टकट और है। एग्जाम कनेक्ट के हिसाब से एक छोटी सी चीज याद रखनी जरूरी है। ये जो a है ना, इसे कभी एज यानी किनारा कहते हैं, कभी साइड की लंबाई, तो कभी भुजा, मतलब तीनों का एक ही है। सही बात है, बस शब्दों का चक्कर है। अब तक हमने सीधी दीवारों वाले 3B आकारों को समझा, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम आयत यानी रेक्टेंगल को सीधा उठाने के बजाय गोल रोल कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। सोचो एक फ्लैट पेपर है, वही रेक्टेंगल, अगर उसके दोनों सिरों को पकड़कर गोल घुमाकर जोड़ दिया जाए तो वो अचानक एक पाइप या कोल्ड ड्रिंक के कैन जैसा दिखने लगता है। एग्जैक्टली। इस गोल आकार को हम सिलेंडर यानी बेलन कहते हैं। ये 2D शेप्स के गोल घूमने का सबसे क्लासिक उदाहरण है। अब ध्यान से देखें तो जो पेपर की लंबाई यानी L थी, उसने घूमकर सर्कल का रूप ले लिया। हाँ, पूरा का पूरा गोल हो गया वो। इसका मतलब रेक्टेंगल की लंबाई अब उस सिलेंडर यानी बेलन के बेस की बाउंड्री यानी परिधि बन चुकी है, 2πr। और जो उसके चौड़ाई यानी b थी, वो वहीं की वहीं सीधी खड़ी रह गई, यानी सिलेंडर की ऊंचाई h बन गई। L बन गया 2πr और b बन गया h। तो अगर हम इस गोल घूमी हुई दीवार का एरिया निकालना चाहें, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, तो वो कैसे निकलेगा? वही पुराने L गुणा b से, बस L की जगह 2πr रखो और b की जगह h, तो फॉर्मूला बन गया 2πrh। अरे वाह! तो हुक बनेगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh परिधि गुणा ऊंचाई, बस एकदम परफेक्ट। और अगर हमें इस कैन को पूरी तरह बंद करना हो, ऊपर और नीचे सर्कुलर ढक्कन लगाने हो, तब तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA बनेगा ना? हाँ, तब सिर्फ उस कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें बेस और टॉप के दोनों सर्कल्स का एरिया जोड़ना होगा। एक सर्कल का एरिया πr², तो 2 का हो गया 2πr²। तो CSA यानी 2πrh में 2πr² जोड़ेंगे। कॉमन निकालने पर आसान फॉर्मूला बनता है 2πr ब्रैकेट में r+h। सही कहा। अब आती है बात वॉल्यूम की। उस गोल पाइप में कितना पानी भरेगा? शुरू में नियम था कि वॉल्यूम हमेशा बेस का एरिया और सीधी हाइट का गुणा होता है। तो सिलेंडर का बेस एक गोल सर्कल है जिसका एरिया πr² होता है। उसे हाइट h से गुणा करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा πr²h। एकदम लॉजिकली सेट हो गया दिमाग में। लेकिन एक ट्विस्ट लाते हैं यहाँ। कैसा ट्विस्ट? अगर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन हो, जैसे मेटल का मोटा पाइप, जहां पानी बहने की जगह अलग है और पाइप की मिडल वाली दीवार की मोटाई अलग है, तब खोखले शेप का मतलब है वहां 2 अलग अलग सर्कल्स बन रहे हैं। एक बाहरी बड़ा सर्कल जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस कैपिटल R है, और एक अंदरूनी छोटा सर्कल जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। सही। और अगर मुझे सिर्फ उस मेटल का वॉल्यूम निकालना है जिससे पाइप बना है, पानी का नहीं, तो सिंपल है, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देना होगा। मतलब बाहरी बड़ा बेलन जिसका वॉल्यूम πR² होगा, उसमें से अंदर का खाली हवा वाला बेलन यानी πr²h, उसको माइनस कर देंगे। तो पाई और h कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा πh ब्रैकेट में r² - r²। हुक भी यही कहता है, खोखले बेलन का आयतन πh से r² - r² गुणा करो। क्या मस्त फ्लो चल रहा है। अब तक हमने आयत यानी रेक्टेंगल के गोल रूप को समझा, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को उसकी ऊंचाई के चारों ओर घुमाएं तो क्या बनेगा? ये किसी चक्री या टॉप को घुमाने जैसा एक्सपेरिमेंट है। अगर एक समकोण त्रिभुज की लंबाई को धुरी यानी एक्सिस मानकर उसे तेजी से घुमाया जाए, हवा में आइसक्रीम कोन जैसा शेप बनेगा। बिल्कुल, जिसे हम कोन यानी शंकु कहते हैं। यहाँ बेस तो वही गोल सर्कल ही होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते दीवार एक पतले पॉइंट पर मिल जाती है। पर रुकिए, यहीं एग्जाम में यहीं सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोन यानी शंकु में 2 ऊंचाइयां होती हैं। एक होती है सीधी h और दूसरी होती है तिरछी l यानी स्लैंट हाइट। और बच्चे हमेशा गलत हाइट यूज कर लेते हैं। देखो, सीधी हाइट h वो लाइन है जो टॉप पॉइंट से सीधी 90 डिग्री पर बेस सेंटर तक आती है, जबकि स्लैंट हाइट l उसकी बाहरी ढलान है। और अगर ध्यान से देखा जाए
तो बेस का रेडियस r, सीधी हाइट h और स्लांट हाइट l मिलकर वही राइट एंगल ट्रायंगल वापस बना देते हैं। एग्जैक्टली इसलिए यहाँ वापस पैथागोरस लगता है। L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और स्लैंट हाइट निकालने के लिए L बराबर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो जब मुझे इस कोण की बाहरी ढलान पर पेंट करना हो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं कौन सी हाइट लूंगी? पेंट तो ढलान पर ही चलेगा ना, हवा में सीधा तो नहीं जाएगा ब्रश। सही बात है, तो हम L यूज करेंगे। बिल्कुल, इसलिए कोण का CSA फॉर्मूला पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, त्रिज्या गुना तिर्यक ऊंचाई। बहुत बढ़िया। और टोटल सरफेस एरिया के लिए बस नीचे वाले सर्कल को जोड़ दो। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ा, कॉमन लिया तो बन गया पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अगर मेरे पास एक सिलेंडर यानी बेलन है और एक कोन यानी शंकु है, दोनों का रेडियस और सीधी हाइट बिल्कुल बराबर है। अगर मैं कोन को पानी से भरकर बेलन में डालूं तो मुझे उस बेलन को पूरा भरने के लिए ठीक 3 कोन पानी लगेगा। अरे ये विजुअल तो बिल्कुल माइंड में छप गया। ये साबित करता है कि कोन का वॉल्यूम बराबर आकार वाले सिलेंडर का ठीक 1/3 यानी 1/3 होता है। तो फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन याद रखो यार, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 तैयार। परफेक्ट। अब इस कोन में एक आखिरी ट्विस्ट लाते हैं। अगर मैं चाकू लूं और इस कोन का ऊपर का नुकीला सिरा सीधा हॉरिजॉन्टल काट दूं, तो जो नीचे का हिस्सा बचेगा उसे क्या कहेंगे? वो तो एक बाल्टी या ग्लास जैसा दिखेगा। इसे ज्योमेट्री में फ्रस्टम यानी छिन्नक कहते हैं। हाँ, अब यहाँ 2 बेस हो गए। ऊपर एक छोटा सर्कल जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और नीचे बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो स्लांट हाइट एल निकालने में थोड़ा चेंज आएगा। बिल्कुल, यहाँ दोनों रेडियस का अंतर लेते हैं, r माइनस आर, तो L बन जाता है रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r माइनस आर का होल स्क्वायर। और फ्रस्टम की बाहरी सतह यानी CSA निकालने के लिए पाई आर एल में r की जगह r प्लस आर आ जाएगा। एकदम सही, पाई ब्रैकेट में r प्लस आर और बाहर L। और इसका वॉल्यूम का हुक तो बड़ा मस्त था। छिन्नक का आयतन HRR का सुंदर समीकरण। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h और ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस कैपिटल R गुणा स्मॉल r। क्या बात है, पूरा ज्योमेट्री खुल गया दिमाग में। अभी तक हमने एक शानदार सफर तय किया है। घनाभ की दीवारें, घन की भुजा, बेलन का गोलाकार और शंकु और छिन्नक के पॉइंट सब क्लियर हो गए हैं। ये तो 2D से 3D बनने का पूरा मैथमेटिक्स एक कहानी जैसा ही तो है। हर शेप पिछले से जुड़ा है। बिल्कुल। अब सारे फ्लैट बेस और पॉइंटी टॉप्स वाले आकार क्लियर है। अब आगे हम सोचेंगे कि अगर आकार पूरी तरह गोल हो, जैसे गोला यानी स्फीयर, तो मैट के रूल्स कैसे बदलेंगे जब धरती पर टिकने के लिए स्ट्रेट हाइट ही ना हो? ये तो सच में ज्योमेट्री का अगला बड़ा रेवलेशन होगा। हाँ, पर उस परफेक्ट दुनिया में जाने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जाती हूँ। अगर हम एक कोन यानी शंकु के उस फ्रस्ट्रम यानी छिन्नक को ऊपर से लगातार और अनंत बार काटते जाएं, मतलब इन्फिनिटली पतला करते जाएं, तो क्या अंत में वो एक 2D सर्कल बन जाएगा या उसमें हमेशा कोई ना कोई 3D आयतन बचा रहेगा? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए डायमेंशन बिल्डिंग जारी रखें। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के। जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक। सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट, झट से कर दो कमेंट। अपना फीडबैक दो भाई, फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट। कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट। PDF मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप।
अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के। अभी अभी हमने ट्रायंगल यानी त्रिकोण, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल, सर्कल और 3D में घनाभ यानी क्यूबॉइड से छिन्नक यानी फ्रस्टम तक का सफर तय किया। हाँ, और अगर उस सफर को एक पल के लिए दिमाग में विजुअलाइज किया जाए ना, तो सब कुछ कितना लॉजिकल लगता है। मतलब गणित में कुछ अचानक से प्रकट नहीं होता। सही बात है। जैसे एक साधारण सा आयत यानी रेक्टेंगल है, अगर उसे हम सीधे ऊपर की तरफ उठा दें तो वही घनाभ यानी क्यूबॉइड बन जाता है। बिल्कुल। और उसी आयत यानी रेक्टेंगल को अगर एक कागज की तरह गोल रोल कर दिया जाए तो वो बेलन यानी सिलेंडर बन जाता है ना। और एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल को पकड़कर तेजी से घुमाएं तो वो शंकु यानी कौन बन जाता है। अरे वाह, मतलब जितनी भी 2D आकृतियां हैं उन्होंने ये आधार बनकर 3D का रूप लिया है। एकदम सही पकड़ा है। 2D से 3D का ये जो बदलाव है ना, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सीधा सा ज्योमेट्रिक एवोल्यूशन है। तो अब तक हमने सीधे किनारों वाली आकृतियों को गहराई से देखा, लेकिन अब हम वृत्त यानी सर्कल को घुमाने वाले हैं। और यहीं से हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। अब हम इन्हीं आकृतियों के वृत्तीय रूप यानी सर्कुलर फॉर्म्स की गहराई में जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम वृत्त यानी सर्कल को 3D में ले जाएंगे और फिर समझेंगे कि प्रकृति को ये आकार इतना पसंद क्यों है। फिर हम इस बात पर आएंगे कि अगर आधार गोल न होकर कोई बहुभुज यानी पॉलीगन हो तो क्या होगा। राइट। और आखिर में हम उन एल्गोरिदम्स को डीकोड करेंगे जो सीधे एग्जाम्स में प्रैक्टिकल और उलझाने वाले सवालों के रूप में आते हैं। बेहतरीन। तो चलिए सबसे पहले उस आकृति की बात करते हैं जो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलती है। मतलब अगर एक कागज पर एक वृत्त यानी सर्कल बना है और उस वृत्त को उसके व्यास यानी डायामीटर के चारों तरफ तेजी से घुमाया जाए, तो जैसे जैसे वो घूमता है वो स्पेस में एक पूरी तरह से गोल 3D आकृति उकेर देता है, जिसे मैथ्स की भाषा में हम गोला यानी स्फीयर कहते हैं। देखो, एक पानी की बूंद से लेकर हमारे ग्रह तारे सब गोलाकार है। बिल्कुल। इस गोला यानी स्फीयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका हर एक बिंदु इसके केंद्र यानी सेंटर से बिल्कुल समान दूरी पर होता है। कोई किनारा नहीं, कोई कोना नहीं, सब कुछ एकदम बैलेंस्ड। अच्छा, इसको ना हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक राइमिंग एनालॉजी बनाते हैं। स्फीयर यानी स्पेयर। स्पेयर जैसे गाड़ी का स्पेयर टायर। हाँ, वही। गाड़ी का स्पेयर टायर पीछे लगा होता ना जी, वो बिल्कुल गोल होता है। उसका हर हिस्सा सेंटर से बराबर दूरी पर होता है, तभी तो वो गाड़ी का बैलेंस बनाता है। अगर वो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। एग्जैक्टली। स्पेयर टायर का यही गुण उसे परफेक्ट बनाता है। तो बस दिमाग में ये इमेज बिठा लेनी है कि स्पेयर टायर घुमा तो परफेक्ट स्फीयर बना। स्पेयर और स्फीयर का ये जो कनेक्शन है, यही बैलेंस का प्रतीक है। अरे वाह, गणित को रियल लाइफ से जोड़ने का ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। स्पेयर से स्फीयर। अब इसके मैथ्स की गहराई में आते हैं। हाँ, बताइए। किसी भी गोले यानी स्फीयर का बाहरी क्षेत्रफल और अंदर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, इसके लिए महान मैथमेटिशियन आर्चिमिडीज ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने फॉर्मूला नहीं रटे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक गोले यानी स्फीयर को एक ऐसे बेलन यानी सिलेंडर के अंदर एकदम फिट कर दिया जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई गोले के बिल्कुल बराबर थी। एक सेकंड, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मतलब एक ऐसा बेलन यानी सिलेंडर जिसकी रेडियस गोले की रेडियस r के बराबर है और उस बेलन की हाइट गोले के डायामीटर यानी 2r के बराबर है। एकदम सही। गोला उस बेलन की दीवारों को, छत को और फर्श को टच कर रहा है। राइट। अब आर्किमिडीज ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें एक जादुई चीज मिली। उन्हें पता चला कि गोले का पूरा सरफेस एरिया उस बेलन के घुमावदार हिस्से यानी कर्व्ड सरफेस एरिया के बिल्कुल बराबर है। अच्छा, तो अगर हम मैथ्स लगाएं, बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh और यहाँ हाइट h असल में 2r है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम h की जगह 2r रख दें तो ये बन जाएगा 2πr गुणा 2r जो कि 4πr² होता है। और यही आर्किमिडीज की महानता थी।
उन्होंने साबित कर दिया कि गोले यानी स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। मतलब एक गोले को पूरी तरह ढकने के लिए उसी रेडियस वाले 4 चपटे सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गई बाहर की बात, पर अंदर जो वॉल्यूम है उसका क्या? वॉल्यूम के लिए भी आर्किमिडीज ने वही बेलन वाला एक्सपेरिमेंट यूज किया। उन्होंने देखा कि अगर उस बेलन में पानी भरा जाए और फिर उसमें वो गोला डाल दिया जाए तो पानी बाहर गिरेगा। हाँ, बेलन का 1/3 पानी बाहर गिर जाता है। इसका मतलब था कि गोले ने बेलन यानी सिलेंडर की ठीक 2/3 यानी 2/3 जगह घेरी हुई है। फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h। हाइट की जगह 2r रखा तो बेलन का वॉल्यूम हो गया 2πr³। बिल्कुल। अब अगर इस 2πr³ का 2/3 कर दें तो हमें मिलेगा 4/3πr³। और यही गोले यानी स्फीयर के वॉल्यूम का यूनिवर्सल सच है। 4/3πr³। फिजिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक यही रूल चलता है। ये इतना लॉजिकल लगता है ना कि फॉर्मूलेज आसमान से नहीं टपके हैं। अब अगर हम इस पूरे गोले को एक चाकू से बीचों बीच आधा काट दें तो हमें एक नई आकृति मिलती है जिसे अर्धा गोला यानी हेमिस्फीयर कहते हैं। जैसे एक सूप का बोल हो। हाँ, यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। बस समझ रहा हूँ। अगर पूरे गोले का एरिया 4πr² है तो कोई भी यही सोचेगा कि आधे गोले यानी हेमिस्फीयर का एरिया सीधा आधा यानी 2πr² होना चाहिए। और यही वो ट्रैप है जहां अक्सर गलती होती है। लोग आधा तो कर देते हैं लेकिन वो एक बहुत बेसिक बदलाव भूल जाते हैं। कौन सा बदलाव? जब 3D गोले को काटा जाता है ना तो सिर्फ घुमावदार हिस्सा आधा नहीं होता। काटने की वजह से ऊपर की तरफ एक बिल्कुल नई सपाट सतह बन जाती है। एक नया वृत्त यानी सर्कुलर बेस जन्म लेता है। अरे हाँ, जैसे अगर एक पूरे तरबूज को काटें तो बाहर का हरा हिस्सा तो आधा हो गया लेकिन ऊपर एक नया लाल रंग का गोल हिस्सा भी तो देखने लगता है। एग्जैक्टली। तो जो बाहरी हरा हिस्सा है उसका एरिया तो 2πr² ही हुआ, लेकिन उस नए लाल हिस्से का अपना एरिया πr² है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 2πr² प्लस πr² यानी अर्धगोला का टोटल एरिया 3πr² हो जाता है। बिल्कुल। ये क्यों और कैसे क्लियर हो तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलता। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है खोखले गोले का, जिसे स्फेरिकल शेल कहते हैं। खोखला गोला, इसको समझने के लिए एक लेदर की क्रिकेट बॉल की कल्पना करते हैं। हाँ, क्रिकेट बॉल एक बेस्ट प्रैक्टिकल एनालॉजी है। उस बॉल को अगर काटें तो अंदर एक छोटा सा कॉर्क होता है। मान लेते हैं कि वो अंदर की खाली जगह है जो इनर स्फीयर बनाती है, जिसकी रेडियस छोटी r है, और बाहर लेदर की मोटी परत होती है जो आउटर स्फीयर बनाती है, जिसकी रेडियस बड़ी r है। सही जा रहे हैं। अब अगर कोई पूछे कि सिर्फ उस लेदर वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना है तो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम में से छोटे स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस करना होगा। यानी 4/3πr³ में से 4/3πr³ घटा देंगे। शॉर्ट में कहें तो फॉर्मूला बनता है 4/3π ब्रैकेट में r³ माइनस r³। यही स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम होता है। अब तक हमने वृत्तीय यानी सर्कुलर 3D आकृतियों को समझ लिया, लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हमारा आधार गोल ना होकर कोई बहुभुज यानी पॉलीगॉन हो, जैसे कोई ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, तो उन्हें 3D में खींचना कैसा दिखेगा? और यहीं से ज्योमेट्री की दो नई आकृतियों का जन्म होता है, प्रिज्म और पिरामिड। इनका तो आर्किटेक्चर में बड़ा दबदबा है। तो पहले प्रिज्म को खोलते हैं। अगर एक 2D आकृति है, मान लीजिए एक ट्रायंगल वाला कार्डबोर्ड, उसे जमीन पर रखा और सीधे 90 डिग्री पर ऊपर खींचा, तो जो बनेगा वो प्रिज्म है। इसकी शर्त यही है कि जैसा नीचे का बेस होगा ठीक वैसी ही ऊपर की छत होगी। और इसकी दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट और आयताकार होती हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है, प्रिज्म यानी प्रिजन, प्रिजन यानी जेल। जेल? वो कैसे? देखो, जेल की दीवारें कैसी होती हैं? जमीन से लेकर छत तक एकदम सीधी, कोई डिजाइन नहीं, ताकि कोई भाग ना सके। जमीन का जो आकार वही छत का आकार। तो प्रिज्म की तरह सीधे खड़े होने के कारण प्रिज्म में 2D आधार को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाया जाता है। ये प्रिज्म वाली एनालॉजी तो दिमाग में छपने वाली है। और क्योंकि दीवारें सीधी हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है, बेस का एरिया गुणा हाइट, बस। अरे तो जो घनाभ यानी क्यूबॉइड हमने पहले देखा था, वो भी तो असल में एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही हुआ ना? बिल्कुल सही पकड़ा। घनाभ बस एक टाइप का प्रिज्म है। अब प्रिज्म यानी प्रिजन तो क्लियर है, पर पिरामिड थोड़ा अलग है। उसमें क्या होता है?
उसमें बेस तो पॉलीगॉन होता है, पर उसकी दीवारें प्रिज्म की तरह सीधे ऊपर नहीं जाती। बेस के सभी कोनों से दीवारें उठती हैं और अंदर की तरफ झुकते हुए ऊपर हवा में एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं। इसके लिए भी एक राइम सेट करते हैं, पिरामिड यानी पियोमिड। पिरामिड मतलब पियर्स यानी आपके दोस्त और मिड यानी बीच में। मान लो एक स्क्वायर मैदान के चारों कोनों पर 4 दोस्त यानी पियर्स खड़े हैं। अब वो चारों ढलान चढ़ते हुए एकदम बीच में यानी मिड में एक पॉइंट पर मिलते हैं। अरे वाह! सारे पियर्स मिले मिड में, बन गया पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिड्स बिल्कुल ऐसे ही तो बने हैं। ये पिरामिड कॉन्सेप्ट इसके स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए क्लियर कर देता है। अब इसके वॉल्यूम को समझें तो इसका रिलेशन पिरामिड के साथ वैसा ही है जैसा कोन और सिलेंडर का था। अच्छा, मतलब अगर एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड लें और उसी बेस और हाइट का प्रिज्म लें, तो प्रिज्म को भरने के लिए पिरामिड से 3 बार पानी डालना पड़ेगा। एकदम सही, क्योंकि पिरामिड ऊपर से सिकुड़ जाता है, इसलिए इसका वॉल्यूम पिरामिड का ठीक 1/3 होता है, यानी 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब प्रिज्म और पिरामिड का स्ट्रक्चर समझ आ गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हम इन शेप्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, इन्हें काटें या जोड़ें, तो क्या होगा? यही तो असली गेम है। जैसे एक आकृति होती है समचतुष्फलक यानी टेट्राहीड्रॉन। ये क्या होता है? ये एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस भी एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसकी तीनों दीवारें भी वही सेम ट्रायंगल है। 4 ट्रायंगल से बना पिरामिड। मीथेन गैस का आकार यही होता है। और एक डमरू आकृति भी तो बन सकती है। 2 कोन्स ले लो और उनके गोल बेस को आपस में चिपका दो। बीच में पतली कमर, दोनों तरफ चौड़े सिरे। बिल्कुल, जोड़ना तो आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा डर लगता है काटने से, खास करके कोन यानी शंकु को काटना। हाँ, जब एक कोन को जमीन के पैरेलल हॉरिजॉन्टली काटा जाता है। एक कोन को 3 बार काट दिया और हर टुकड़े का वॉल्यूम पूछ लिया। ये विजुअलाइज करना सच में मुश्किल है। यानी सिमिलैरिटी का रूल लगाना होगा। वो कैसे काम करता है यहाँ? जब कोन को काटते हैं हाँ। तो ऊपर जो नया छोटा कोन बनता है हाँ। वो बड़े कोन का ही सिमिलर रूप होता है। सिमिलैरिटी का रूल कहता है कि 3D में अगर हाइट का अनुपात 1, 2, 3 में बढ़ रहा है तो वॉल्यूम उसके क्यूब यानी घन के अनुपात में बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि हाइट डबल होगी तो रेडियस भी डबल होगी, एरिया 4 गुना होगा, सब कुछ 3D में मल्टीप्लाई हो जाता है। रुको, मैं हिसाब लगाता हूँ। अगर हाइट 1, 2 और 3 के अनुपात में है, हाँ। तो वॉल्यूम 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 होगा, यानी 1, 8, 27। यही एग्जाम में यही गलती होती है। अच्छा, क्यों? ओ, एक सेकंड। जो 1, 8, 27 आया है वो तो संचयी यानी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है ना? सही समझे। मतलब छोटी से लेकर दूसरे कट तक पूरा हिस्सा 8 है, पर सवाल तो सिर्फ उस बीच वाले कटे हुए टुकड़े का वॉल्यूम पूछता है। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ कटे हुए टुकड़ों का वॉल्यूम चाहिए तो ऊपर वाले हिस्से को घटाना होगा। सबसे ऊपर वाला छोटा कोण 1 है। तो दूसरे टुकड़े के लिए पूरे 8 में से ऊपर वाला 1 हटाना होगा, यानी 8 - 1 हो गया 7। और तीसरे सबसे नीचे वाले टुकड़े के लिए पूरे 27 में से ऊपर के दोनों टुकड़ों का टोटल जो कि 8 है वो घटाना होगा। तो 27 - 8 हो गया 19। और अगर एक और कट होता तो 64 में से 27 घटाकर 37 आता। तो कटे हुए हिस्सों का रेशियो होता है 1, 7, 19, 37। ये एल्गोरिदम बड़े सवालों को सेकंड्स में हल कर देता है। 1, 7, 19, 37। ये तो मैजिक ट्रिक जैसा है। अब तक हमने शेप्स को काट कर देख लिया, लेकिन अब सवाल उठता है, जब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं तो क्या करें? ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी चीज में मैक्सिमम शेप फिट करना। जैसे एक बेलन के अंदर सबसे बड़ा कोन फिट करना हो तो अगर सोचकर देखें तो कोन का बेस बेलन के बेस के बराबर होना चाहिए और हाइट भी पूरी छूनी चाहिए, और हमने देखा है कि ऐसे में कोन का वॉल्यूम बेलन का 1/3 होता है। सही जवाब। और अगर एक क्यूब के अंदर सबसे बड़ा गोला यानी स्फीयर रखना हो तो उस गोले का डायामीटर उस क्यूब की किसी भी साइड के बराबर होगा। अच्छा, एक कॉमन सवाल परसेंटेज इंक्रीज का भी आता है कि क्यूब की हर साइड को x% बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा? देखो, वॉल्यूम एक 3D कॉन्सेप्ट है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। इसका डायरेक्ट एल्गोरिदम है 1 + x/100 क्यूब। अगर इस ब्रैकेट को खोलें a + b के होल क्यूब वाले फॉर्मूला से, तो ये बनेगा 3x +
3x² / 100 प्लस x³ / 100 स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना एग्जाम में टाइम बचाता है। बिल्कुल। अब थोड़ी और रियल वर्ल्ड बात करते हैं। कुएं और मिट्टी वाले सवाल। एक गोल कुआं खोदा गया और मिट्टी बाहर निकाली। विजुअलाइज करते हैं, कुएं से जो मिट्टी निकाली वो एक सिलेंडर के शेप की है। उसका वॉल्यूम πr² होगा। अब उस मिट्टी को कुएं के ही चारों तरफ बिछाकर एक तटबंध यानी एम्बैंकमेंट बना दिया गया। तो वो सॉलिड सिलेंडर नहीं बनी, बल्कि एक खोखला रिंग बन गई। राइट, जिसके बीच में कुएं का गड्ढा है। तो लॉजिक ये है कि निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम और उस रिंग वाले तटबंध का वॉल्यूम बराबर होगा। एकदम सही। और इसी बराबर करने वाले लॉजिक पर इस चैप्टर का सबसे बड़ा रूल आता है, चीजों को पिघलाकर रूप बदलना। यही एक मास्टर रूल ध्यान रखने वाली बात है। जब भी किसी 3D शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। यही गोल्डन रूल है। मटेरियल उतना ही रहता है, बस शेप बदलता है। तो अगर एक लोहे के गोले को पिघलाकर लंबा तार बनाया तो गोले का वॉल्यूम यानी 4/3 πr³ उस तार के वॉल्यूम के बराबर होगा। और तार असल में क्या है? एक पतला लंबा बेलन यानी सिलेंडर। तो दोनों फॉर्मूलाज को बराबर रख दो। और अगर दीवार में ईंटें गिननी हो? वो तो सिंपल डिवीजन है। पूरी दीवार का वॉल्यूम निकालकर एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। और बारिश का पानी छत पर जमा हो जाए? वहाँ छत का एरिया दिया होता है और बारिश की हाइट, तो वॉल्यूम सिंपली एरिया गुणा हाइट होता है। कमाल का लॉजिक है। तो अब एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा 2D से 3D बनता है, रेक्टेंगल उठा तो क्यूबॉइड, सर्कल घुमा तो स्फीयर, स्फीयर यानी स्पेयर टायर, स्ट्रेट उठा तो प्रिज्म यानी प्रिज्म, पॉइंट पर मिला तो पिरामिड यानी पिरामिड, और सिमिलैरिटी से कट करने पर वॉल्यूम 1.7, 1.9, 1.37 बनता है। और पिघलाने पर वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। अब देखेंगे। लेकिन जाते जाते एक सोचने वाली बात, हमने 2D को खींचकर 3D बनाया। अगर 3D क्यूब को किसी चौथी डायमेंशन यानी 4D में खींच दें तो जो टेसरेक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? दिमाग घूम गया ना? बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिए। तो मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में। नमस्कार। भारत माता की जय बोल के मेरा चैनल देखो खोल के। जय हिंद तुम बोलो, मेरे चैनल को कर लो फॉलो। वीडियो और चाहिए ब्राइट, दबा के कर दो लाइक। सेशन मिलेगा रोज लाइव, ठोक के दे दो अपना हाइप। अगर बढ़िया लगा कंटेंट झट से कर दो कमेंट, अपना फीडबैक दो भाई। फुल ऑनेस्ट और रिलेवेंट, कीवर्ड से जोड़ेंगे पॉइंट, कंफ्यूजन का करेंगे ट्रांसपेरेंट। पीडीएफ मिलेगी साथ में, सरकारी नौकरी होगी हाथ में। अगर दिल में है देशभक्ति ब्राइट, कमेंट में जय हिंद कर दो टाइप। अगर बढ़ना है आगे हर डगर में, अभी बन जाओ सब्सक्राइबर इस सफर में। राधे राधे बोल के चैनल को सपोर्ट करो दिल खोल के।